तो मतलब जैसे आप लोग अभी शायद क्लासरूम स्टूडेंट्स हैं, तो आई थिंक आप लोगों ने अभी किया नहीं होगा सिलेबस पूरा। तो मेरा ये मानना है कि प्रीलिम्स के पहले आपका पूरा सिलेबस मैथ्स का तो हो चुका होना चाहिए एक बार। 1 या 2 बार मतलब एक बार करके रिवीजन एक तो हो चुका होना चाहिए। क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो मैंने हमेशा प्रॉब्लम फेस की, ये मेरा मतलब 4th मेंस था और जो मैथ्स में मेरे मार्क्स थे वो हमेशा कम ही रहते इससे पहले। तो उसका रीज़न और जीएस में भी कम ही रहते थे। उसका मेन रीज़न है कि मेरा 80% के 80% के अराउंड जो टाइम था, वो मैथ्स में लग जाता था, हर बार 70% 80% टाइम। और उसके अलावा जो लास्ट के डेज़ होते थे जस्ट बिफोर मेंस, तो 1 महीना तब हम जीएस और एसए और ये सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं। तो फिर मैथ्स जो हमने 2 ढाई महीने पहले कर रखे थे, एफर्ट्स दे रखे थे, वो भी जो है बेकार हो जाते थे। क्योंकि तब लास्ट के 20 दिन 25 दिन हमने मैथ्स नहीं पढ़ी है। तो जब जीएस का पेपर खत्म हो जाता है और 5 दिन का जो टाइम होता है बीच में, उस वाले इंटरवल में मैथ्स को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। रिवीजन पूरा नहीं हो पाता है क्योंकि हमें याद ही नहीं है, 15-20 दिन का गैप हो गया है। तो ये बहुत नेसेसरी है कि जो भी मैथ्स का सिलेबस है पूरा, उसको बिफ़ोरहैंड पूरा करके रखें प्रीलिम्स के पहले एटलीस्ट एक बार। और साथ में शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएँ। मतलब कोई भी टॉपिक है, तो उसके 2 या 3 पेज के जो फ़ॉर्मूला शीट्स हुई, जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं या टफ़ प्रॉब्लम्स हैं या प्री-वाईक्यूज़ में रेगुलर उस थीम पे आ रहे हैं, तो उसको एक साथ नोट करके रखें कि हाँ ये चीज़ें हैं। जैसे कनिष्क कटारिया सर के हैं, उनके नोट्स हैं। तो शॉर्ट नोट्स हैं, उसमें लगभग-लगभग सारी थीम्स हैं और जहाँ पे उन्हें उन्हें ज़रूरत महसूस हुई, उन्होंने वहाँ पे उसका प्रूफ भी लिख रखा है, डेराइवेशन भी कर रखा है और जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी उन्होंने उस लिस्ट में बना रखा है। 10-12 पेज के एक टॉपिक के नोट्स हैं, 13 टॉपिक्स हैं और इस तरीके के नोट्स उन्होंने बना रखे हैं। तो इसी तरीके से हमें अपने-अपने नोट्स बनाने चाहिए। अगर नहीं बन पा रहे हैं, तो एटलीस्ट वहाँ से गाइड लेके कि अच्छा ये चीज़ें हैं, जो चीज़ें वहाँ मिसिंग है, उसको अपना उसी में ऐड करते गए, तो ये बहुत नेसेसरी है। लास्ट मतलब जो ये प्रीलिम्स और मेंस अभी इसमें से आप लोगों में से कोई दे रहा है मेंस? पीछे नहीं ना दे रहा? तो अभी अगली नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर जब भी देना होगा तो कोशिश यही करनी है कि जो 3 या 4 महीने मतलब 90 से 100 दिन का मिलता है समय, तो जीएस और मैथ्स को दोनों को साथ में लेके चलना है। क्योंकि अगर आप जीएस शुरुआत में रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो फिर आप टेस्ट पेपर्स नहीं देते हैं, जो मैंने किया कि मैं टेस्ट पेपर नहीं दे पाता था जीएस के क्योंकि पढ़ ही नहीं पा रहे थे। मैथ्स में ही सारा समय लग जा रहा था। तो मैथ्स और जीएस एक मतलब दोनों पैरेलली चलने चाहिए और मैथ्स की टेस्ट सीरीज़ तो आपको मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा जीएस की भी टेस्ट सीरीज़ क्योंकि जीएस में अब मार्क्स लोगों के 450s 470s उस तरीके से आ रहे हैं और मैथ्स में गारंटी नहीं है अगेन मतलब यहाँ पे हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड वाली बात है कि आपका पेपर अच्छा हो गया, वो 3 घंटे सब कुछ सही हुआ तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएँगे। बट अगर आपने साल भर, 2 साल, 4 साल जितने भी एफर्ट्स दिए हैं और उस 3 घंटे में 2 मिनट भी डिसीजन मेकिंग में कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत ही छोटी-सी हो गई, तो वो ज़ीरो हो जाएगा। एफर्ट्स वो 4 साल के, 3 साल के जितने भी हैं ना, वो तुरंत बेकार हो जाएँगे। तो हमें जीएस को भी अभी इस जो करंट पैटर्न चल रहा है, जो करंट मार्किंग स्कीम है, तो उसमें जीएस को तो इक्वली इम्पोर्टेंस देना ही देना है। एक समय था जब जो है मैथ्स पर अकेले रिलाई रहते थे, बहुत से लोग 370 380 तक ला रहे थे स्कोर और जीएस में तब 340-50 भी आता था, तो हो जाता था कि हाँ, ठीक है। मगर अभी ऐसा नहीं है मैथ्स में भी मतलब अपर रेंज 320 के अराउंड ही रहती है। जबकि जीएस में 470 400 इज़ अ वेरी गुड स्कोर 400 बट 470 होना, 480 होना तो वो तो काफ़ी ज़्यादा एज देता है आपको मेंस में। दूसरा जो 5 दिन जीएस और मैथ्स के बीच में जो 5 दिन होते हैं, तो जो मैंने आपको बताया कि शॉर्ट नोट्स का होना, उस स्टेज के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उस समय इस बार मतलब मैं क्योंकि इस बार मेरा चौथा मेंस था। चौथी बार मैं मैथ्स ये हमेशा ये प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा था, 5 दिन में मैंने कभी रिवीज़न पूरा नहीं कर पाया था। इस बार भी मुझे ये पता था कि मैं पहले नहीं कर पाया हूँ, तो इस बार तो करना ही करना है। टेस्ट सीरीज़ के जो ये वाली टेस्ट सीरीज़ दी थी, इसके सारे टेस्ट पेपर से सॉल्यूशंस वगैरह थे। तो मैंने यही सोचा कि इसके थ्रू करना शुरू करते हैं और नोट्स तो काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, तो वो अगेन हो जाएगा। मगर फिर भी टेस्ट सीरीज़ के सॉल्यूशंस ही पढ़ते-पढ़ते 3 दिन निकल गया। तो 10 बा 12-13 टेस्ट थे, उसके भी सॉल्यूशन पढ़ने में इतना समय लग जाता है, वो चीज़ें प्रॉब्लम्स को दोबारा देखना और समय पता नहीं चलता मतलब बात ये है 5 दिन में। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है
कि जब जीएस का पेपर होने वाला है तो उसके 15-20 दिन जो पहले के हैं, वहाँ पर आप मैथमेटिक्स को छोड़ें मत बिल्कुल भी, जो भी मेंस दे रहे हैं। उसमें उसका लगातार करते रहें, जो भी उसकी रिवीजन है, जो भी आपके फ़ॉर्मूला शीट्स हैं, उसको लगातार रिवाइज़ करते रहें, ताकि जब ये 5 दिन शुरू हों, तो आप उसको बहुत तेज़ी, बहुत क्विकली जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो भी फ़ॉर्मूलाज़ हैं, उसको रिवाइज़ कर पाएँ। और एक बिल्कुल लास्ट डे यानी जिस दिन एग्ज़ाम है, उस दिन जो सुबह के 2 घंटे हैं और दिन में बीच के 2 घंटे हैं, उसके लिए भी एक अलग से फ़ॉर्मूला शीट बहुत ही क्रिस्प, वो भी मतलब रेडी होनी चाहिए। वो इसलिए कि जैसे जैसे पेपर 1 और पेपर 2 की बात करें तो कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें जो बहुत ही ईज़ी हैं, मतलब ईज़ी टू स्कोर के टर्म्स में। जैसे प फर्स्ट पेपर में लीनियर अलजेब्रा है, उसकी कोई भी प्रॉब्लम है तो ऐसा नहीं आएगी कि आपसे होगी नहीं वहाँ पे। ज़्यादातर जो आपके नोट्स वगैरह में होती है वो। कैलकुलस का भी सेम रहता है, जो इंटीग्रल पार्ट हो या फिर टेल, मतलब जो सारा रियल नंबर, फंक्शंस, लिमिट, कंटीन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी ईज़ी हैं। सेम कुछ-कुछ पैटर्न्स हैं, कुछ-कुछ टाइप की प्रॉब्लम्स हैं, उसी तरीके से होनी है। इसमें जो अभी लास्ट वाला जो पार्ट होता है हमारा, असिम्प्टोट्स वगैरह, कर्व ट्रेसिंग वगैरह, तो इधर के सालों में वहाँ से भी क्वेश्चंस पुट अप हुए हैं। तो कोशिश ये करनी कि कोई भी टॉपिक, इस तरीके के टॉपिक्स मत छोड़ें, क्योंकि आपने मान लीजिए लिमिट, डिफरेंशिएबिलिटी, कंटीन्यूटी वगैरह है, ये आप लगातार कर रहे हो। मगर जो ये एसिम्प्टोट्स है या कर्व ट्रेसिंग है, वो आप 1 या 2 बार भी नहीं करते हैं। तो ये ना करें। जब अभी आप पढ़ रहे हैं तो उसको भी, कर्व ट्रेसिंग वगैरह सिंपल है, उसके 2-4 चीज़ें हैं कि ये देखना है, इसका सिमेट्री देखनी है, जो भी नोड, स्टैक, लोकस, वो जो भी वो सब देखने हैं, वो सिंपल है। तो उसको देखें ज़रूर, क्योंकि वो प्रॉब्लम जो आने वाली है वो कंपल्सरी में आने वाली है। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें आ रहा है। तो वो आपके मिस हो जाएँगे 10 या 20 मार्क वहाँ पे। तो जो फर्स्ट पेपर है उसमें मतलब लीनियर अलजेब्रा हो गया, कैलकुलस, ओडी और वेक्टर। ये 4 टॉपिक तो बहुत ही ईज़ी हैं, मतलब स्कोर करने के लिए। क्योंकि वेक्टर में भी आपके जो सारा, मतलब गॉस स्टोक्स है, डाइवर्जेंस थ्योरम्स हैं, या फिर जो है बेसिक जो फ़ॉर्मूलाज़ हैं, बहुत ईज़ी हैं। मतलब आपने एक बार समझ लिया, थोड़ी-सी प्रैक्टिस की हुई है तो वो सही होते हैं। तो उनको लास्ट डे ज़रूर उसको एक बार देखें, क्योंकि इनके साथ रिस्क ये होती है कि आपकी कैलकुलेशन एरर्स की प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर आप जो है डेल डॉट ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो हो सकता है भूल जाएँ। आप जो है डेल क्रॉस ए क्रॉस बी को, मतलब इस तरीके से बहुत ही छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है उस दिन। तो एक शॉर्ट फ़ॉर्मूला शीट रहेगी अगर उस दिन 2 घंटे में, इन टॉपिक्स को देखने के लिए जो बहुत ईज़ी हैं। जो आपको पता है कि 200 250 के पेपर में 150 या 180 की रहेंगे प्रॉब्लम्स, और वो आपके लगभग पूरे-पूरे आपको दिला ही सकते हैं। तो ये चीज़ रहेगी। अच्छा, ओडी के साथ एक जो मैंने फेस की थी प्रॉब्लम, वो ये रहती थी कि ओडी में जो भी हमारे फ़ॉर्मूलाज़ हैं, या मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर से लेके ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी, इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, क्लैरियॉट्स इक्वेशन, सिंगुलर सॉल्यूशन, बहुत ईज़ी हैं। मतलब जब आप पढ़ते हैं कि 1 या 2 पेज में वो पूरे नोट्स बन जाते हैं उसके। लेकिन प्रॉब्लम आती है कि वो सॉल्व नहीं होती है, अगर आपने उसकी प्रैक्टिस सही से नहीं की है उस एग्ज़ाम के माहौल में। यहाँ पर आप करेंगे, यहाँ पे क्लास में कराया जाएगा, आपके पास टाइम भी है, आपके पास कोई प्रेशर नहीं है, चीज़ें हो जाएँगी। प्रॉब्लम सॉल्यूशन भी उसका निकल आएगा। बट जो एग्ज़ाम वाला एनवायरनमेंट है, वहाँ पे ओडी की प्रॉब्लम्स में मैंने पिछले अटेम्प्ट्स में ये प्रॉब्लम फेस की है कि क्योंकि अब वो नए उन प्रॉब्लम्स को दे रहे हैं जो आपने सॉल्व नहीं की हुई है। पहले ऐसा होता था जो नोट्स में है उसी से आ जा रही थी। अब वो नई तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारी प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए ओडी में। खासकर वो जो इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर जो होती हैं, जो 4 मेथड्स होते हैं हमारे, तो अभी वो 2 मेथड्स को क्लब करके भी पूछने लग गए हैं। तो आपकी क्लैरिटी वहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो लाप्लास और इनवर्स लाप्लास वाला लास्ट में है, तो थोड़ा-सा वहाँ पे मतलब एफर्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि वो कई बार होता है समझ नहीं आता है, या कई बार होता है कि कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा रिक्वायर होती है। आपको उसके फैक्टर भी करने रहते हैं। तो वो सारी चीज़ें, मतलब उसको काफ़ी ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी लाप्लास वाले में। मतलब आप जब मेरे साथ ये था कि जब मैं कर रहा था शुरुआत में, तो मुझे लगता था कि बस जो भी फ़ॉर्मूला है, हो गया, अप्लाई हो जाएगा, याद रहेगा हमेशा। मगर ऐसा होता नहीं है। मतलब आप हैं, सब लोग इंटेलिजेंट हैं, बट अगेन वो जो मैथ्स है वो प्रैक्टिस रिक्वायर करती है। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ॉर्मूला पढ़ के वहाँ पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन सही नहीं कर पाएँगे।
यहाँ पे आप सही कर सकते हैं, यहाँ पे आपको फॉर्मूला बताया जाएगा, आप यहाँ बैठे हैं, प्रॉब्लम दी गई, आप कर लेंगे, और हो सकता है एक बार को आपको लगे कि हाँ तो हो गया ये टॉपिक। क्योंकि ये मैंने फेस किया, जब मेंस का एग्जाम हुआ, यहाँ के टेस्ट सीरीज वगैरह में भी नंबर हमेशा अच्छे आते थे, बट वहाँ पर वो पैनिक हो गया। नई प्रॉब्लम आई, अटेम्प्ट करने का, नहीं हुई, कट किया, फिर से दोबारा ट्राई किया, समय घटने लग गया। दूसरी प्रॉब्लम्स में भी फिर टाइम कंस्ट्रेंट होता है, फिर अगेन वो लूप चल जाता है कि टाइम भी कम है और गलतियाँ भी और होने लग गई। तो ये एग्ज़ाम के जो मेन, क्योंकि हमें स्कोर तो यहाँ के टेस्ट सीरीज़ का स्कोर मैटर नहीं करेगा, मैटर तो आपका जो रियल में आया वो करने वाला है। तो उन 3 घंटे में हम कौन-कौन सी मिस्टेक्स हैं जिसको रिपीट नहीं करना चाहते, वो सारी आप टेस्ट सीरीज़ में आप करके देखते हो। तो इस तरीके से ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। और हाँ जैसे ये एक क्वेश्चन बहुत ये रहता है कि मैथ्स का सिलेबस बहुत ह्यूज है, लेंथी है, और जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। मेरा भी 70-80% लगा टाइम पिछले 3 अटेम्प्ट्स में। इस बार भी काफ़ी टाइम लगा। तो जीएस को बैलेंस कैसे करें? तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक मेरी रही है कि पिछले अटेम्प्ट्स में मैंने जीएस को शुरू से नहीं किया। हमेशा पहले मैथ को ही खत्म करते हुए, जैसे लास्ट ईयर भी था, इस अटेम्प्ट में, लास्ट अटेम्प्ट में जो 21 वाला था, उसमें मैं दिसंबर तक, जनवरी में पेपर था, अक्टूबर से दिसंबर तक पूरा 15-20 दिसंबर तक मैथ ही कर रहा हूँ। और फिर जब 15 दिन बचा है, 16 दिन बचा है, तब मैं जीएस को थोड़ा ज़्यादा, मतलब उस पे फ़ोकस थोड़ा बहुत कर रहे थे, चीज़ें चल रही थी। तो जब आखिरी के 15 दिन मैंने जीएस करना शुरू किया, तो फिर वो जो मैथ्स का जितनी जो मेहनत कर रखी थी वो ज़ीरो हो गई। याद ही नहीं रहा कुछ। जब जो है वो जीएस पेपर ओवर हो गए, वो 5 दिन बचे तो रिवीज़न ही नहीं हो पाया पूरा। तो इसलिए जो है जो जीएस है, स्पेशली एथिक्स का पेपर हुआ या एसए का पेपर हुआ, जो बहुत इम्पोर्टेंट हो चुका है अब, तो उनको आप शुरुआत के दिनों में, जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो शुरुआत के दिन होते हैं 10-12 दिन, जब तक प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आ रहा है, तो आप मैथ्स का 1 पेपर और 1-2 एथिक्स या एसए, इनको आप शुरू से करना शुरू कर दो, और फर्स्ट मंथ के एंड के पहले आपका 1 पेपर एटलीस्ट या तो फर्स्ट या सेकंड कंप्लीट होना चाहिए, और साथ में एथिक्स और एसए, मतलब एथिक्स या एसए में, एथिक्स मतलब जो पेपर है वो, ऐसे तो क्योंकि पेपर नहीं है ऐसे कि सिलेबस है डिफाइंड उसका, वो तो आपकी प्रैक्टिस है। तो एथिक्स तो एटलीस्ट फिनिश होना चाहिए, और फिर आप उसको लगातार रिवाइज़ कर सकते हैं, उसके टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर वगैरह दे सकते हैं। ऐसे के लिए मैं ये बोलूँगा कि उसमें अभी ओरिजिनैलिटी को बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड किया जाता है। वो जो आपने अप्रोचेज़ सुनी होंगी पहले, पेस्टल अप्रोच, और एक था कि ये इस डायमेंशन में खोलते जाएँगे। अब वो उतना रिवॉर्डिंग नहीं है। आपको कुछ ना कुछ ओरिजिनल आइडियाज़ को लेकर आना पड़ेगा। तो एस्से का पेपर बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। इस बार के जो मार्किंग पैटर्न है, उसमें बहुत सारे लोग, इवन सेलेक्टेड वन्स, उन्हें 70-70 नंबर भी मिले हुए हैं, और उनका एएस इसीलिए रुक गया। 80 हैं, 90 हैं, 90 में तो बहुत सारे लोग हैं। पहले ऐसा होता था, नॉर्मली लोग 115-120 ला ही रहे थे। तो ये है कि बहुत एफर्ट डालते तो शायद 140 लाते। तो 10-15 नंबर का वो रिस्क रहती थी हमेशा। बट अभी ऐसा है कि 50-60 नंबर का हो गया है। अगर आप जो है अपने एस्से के साथ वेल वर्स नहीं हैं, और अब वही एकदम ट्रेडिशनल अप्रोच जो हर एक एस्पायरेंट यूज़ कर रहा है, तो फिर वहाँ पे आपको पेना मतलब रिवॉर्ड तो दूर की बात है, मतलब पेनलाइज़ किया जाएगा। तो ये ज़रूरी है कि जो है शुरुआत के दिन, जो प्रीलिम्स से मेंस के बीच में जो 100 दिन है, उसमें जो शुरू के 20 दिन, 25 दिन है, उसमें आप इन चीज़ों को कवर करके चलें। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन रहता है डायनामिक्स, स्टैटिक्स, और जो हमारा फ्लूइड डायनामिक्स और मैकेनिक्स वाला पोर्शन है, फिज़िक्स वाला पोर्शन है, काफ़ी टफ पड़ता है हमेशा ही। तो मेरे लिए भी सेम ही है, टफ ही था। इवन इससे पहले के जो शुरू के 2 अटेम्प्ट्स थे, उसमें बस उनकी जो बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं, बेसिक जो फ़ॉर्मूलाज़ होते थे, मैं उन्हीं को कवर करके चलता था। और जो फ्लूइड का, जैसे सोर्सेस एंड सिंक्स है, वोर्टेक्स मोशन है, अ, इवन जो सिलेबस में पोटेंशियल फ्लो, नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन हो गई, या मैकेनिक्स में जो है हमारा जो हैमिल्टन और लाग्रांजेस वगैरह है, तो ये मैंने नहीं कवर किए थे। बट इन 2 अटेम्प्ट्स में मैंने कवर किए, ईज़ी हैं। सर के यूट्यूब चैनल पे तो फ्री अवेलेबल ही हैं। तो इसमें कोशिश ये रखनी चाहिए कि जो इसके बेसिक क्वेश्चन आते हैं, जो 10-10 मार्कर्स आते हैं,
या इवन जो क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे आ रहा है या यूलर्स इक्वेशन पे आ रहा है, लाग्रांज हैमिल्टन पे हर साल ही क्वेश्चन एक रहता है, ये 15 या 20 नंबर का। और सोर्सेट एंड सिंक्स वगैरह पे जो उसके मिरर इमेज प्रॉब्लम्स हैं, तो वो सर ने इस तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है कि उसको बस उतना ही पोर्शन को आप 1 या 2 बार देख के नोट्स बना लें और फिर उसी को ही बस रिवाइज़ कर लें। आप इसमें ये कोशिश ना करें कि जो भी सोर्सेज़ हैं, जैसे कृष्णा सीरीज़ बुक्स हैं या एमडी राय सिंघानिया है फ्लूट के लिए, तो वहाँ पे सारी प्रॉब्लम्स नहीं कर सकते आप सॉल्व और सारी याद भी नहीं रहनी है। आप सपोज़ जो प्रॉब्लम्स इम्पोर्टेंट मार्क की जाती हैं कि 70-80 प्रॉब्लम्स हैं, तो आप 70-80 प्रॉब्लम्स याद नहीं रख सकते। तो वहाँ पे यही है कि जो बेसिक्स हैं हमारे, जो एकदम फंडामेंटल्स हैं, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग रखें। 4 या 5 प्रॉब्लम्स जो पूछी जानी है, उसमें से 3 या 4 इसी में से रहेंगी जो बेसिक है। एक प्रॉब्लम रहेगी जो शायद टफ पड़ेगी और वो 8th क्वेश्चन में रहती है प्रोबेबली, या फिर इस तरीके से आपके पास चॉइस रहेगी कि आप उसको ना करें। इस बार के जो पेपर था उसमें मैंने, क्योंकि ये पोर्शन मैंने काफ़ी अच्छे से कवर किया था, बट वहाँ पे अगेन वो भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई थी। नई प्रॉब्लम थी, मैं गया कि क्योंकि मैंने पढ़ रखा है, तो मैंने सोचा कि ये कर लेंगे, जैसे सारी प्रॉब्लम्स है वैसे ये वाली भी है। तो इक्वेशन वगैरह बनाई, बट मैं उसकी लैंग्वेज नहीं समझ पाया। उसको सिंपली 0 रख के जो वैल्यू थी वो निकालनी थी। मैं जनरल सारे मतलब उसका सॉल्यूशन निकाल रहा था जनरल की वजह से। तो वो 20 नंबर की वो भी एक प्रॉब्लम थी सेकंड पेपर में मेरी, वो हाफ पे जाके मैंने छोड़ दी और उसके बाद आगे नहीं प्रोसीड किया, क्योंकि मुझे लैंग्वेज नहीं समझ आई। तो इस वाले पोर्शन में अगर कोई नई प्रॉब्लम आ रही है और आपने उसको पहले नहीं सॉल्व किया, तो एक बार आप बहुत ही कॉशियसली उसकी लैंग्वेज को एड्रेस मतलब पढ़ लें, समझ लें और फिर ये कोशिश करें कि उसका रफ में कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चेक कर लें। तो सिमिलरली स्टैटिक्स, डायनामिक्स में भी आप जो प्रॉब्लम्स वहाँ पे वो पूछ रहे हैं, तो एक तो ये रहता है जो 5th वाले में कंपल्सरी में पार्ट में आ रही हैं। तो रैंडम है, वहाँ पे कभी-कभी ईज़ी प्रॉब्लम्स आती हैं और कभी-कभी बहुत टफ भी प्रॉब्लम्स पूछ रहे हैं। बट जो 8th क्वेश्चन में या 7th क्वेश्चन में पूछ रहे हैं डायनामिक्स स्टैटिक्स में, मोस्टली ये रहता है प्रोजेक्टाइल वगैरह, केप्लर्स लॉज़, ऑर्बिट्स अंडर सेंट्रल फोर्सेस। तो उनके साथ ये है कि कैलकुलेशन वहाँ बहुत लंबी है। तो आप या तो उस प्रॉब्लम को पहले कर चुके हों और आपको सारे स्टेप्स पता हों। इवन उसका इंटीग्रेशन वगैरह जब आप करते हैं, वो 1 अपॉन करके रहता है। तो उसके जो इंटीग्रेशन के रूल्स हैं कि कैसे उसको होल स्क्वायर बना के करना है या इसको किस तरीके से क्या इसमें पुट करना है, तो वो पहले से अगर पता है तो ही वो प्रॉब्लम होगी, वरना वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, क्योंकि आपके 3 या 4 टर्म बन जाते हैं, यू की पावर 5, यू की पावर 7 इस टाइप से हो जाते हैं, यू इक्वल्स टू 1/r फिर वो बाद में आप रख रहे हो। तो अगर आपने वो कर रखी है तो आप पेपर में सॉल्व करो, जो एक रियल एग्ज़ाम है वहाँ पे तभी आप करो। बाकी अभी जो मॉक्स रहते हैं, मॉक्स में प्रॉब्लम्स रहती है, तो यहाँ पे आप उनको ट्राई कर सकते हो हमेशा। और जब ट्राई कर रहे हैं तो ट्राई मतलब हम लोग कंस्टेंट टाइम में करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इवैल्यूएट करने के लिए कि हम 3 घंटे के अंदर ही ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि वो प्रॉब्लम आप आराम से जब करोगे, आधे घंटे का समय लेके करोगे तो कर लोगे। बात ये है कि वो 15 मिनट में या 20 मिनट जो वहाँ पे विंडो है, उसमें हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। तो जो वो उस तरीके की जो बड़ी प्रॉब्लम्स है, मतलब काफ़ी 3 या 4 पेज की कैलकुलेशन रहती है, तो उसको अवॉइड करें अगर आपने नहीं करी है। क्योंकि हमें मार्क्स, अल्टीमेटली मार्क्स स्कोर करने हैं। उसका इस बात से तो नहीं है कि हमने टफ प्रॉब्लम अटेम्प्ट की थी और उसको सही किया था। बाकी जो डायनामिक्स और स्टैटिक्स में जो बाकी का हिस्सा है, जैसे इक्विलिब्रियम हुआ या वर्क एंड पोटेंशियल है, कॉमन कैटेनरी हुआ, वर्चुअल वर्क हुआ, इक्विलिब्रियम वाला स्टेबिलिटी या अनस्टेबल है अ, वो काफ़ी ईज़ी हैं। मतलब आप जो सर ने लेक्चर्स सीरीज़ है यूट्यूब पे, उससे हो जाती हैं, सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इस बार भी कॉमन कैटेनरी की एक प्रॉब्लम आई थी जिसमें अप्रॉक्सिमेशन वाला था। तो वो सारी प्रॉब्लम्स मतलब कवर हो रखी हैं और उससे बियॉन्ड, उसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है। तो उन जो लेक्चर्स हैं उसको आप ढंग से करें और नोट्स उनके बना रखें, उसी को रिवाइज़ करते रहें। पेपर 1 में जैकोबियन वाला जो एक हिस्सा है कैलकुलस में, उसकी भी, क्योंकि वो जो वहाँ पे कई सारे डिफरेंट डिफरेंट केसेस शुरू हो जाते हैं। तो आपको वो ढंग से याद होनी चाहिए, मतलब सारे केसेस कि इस वाले में कैसे वो करेंगे। तो जैकोबियन वाला हिस्सा जो है वो, क्योंकि आप जो पेपर्स में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो उन हिस्से से भी पूछे जा रहे हैं जो अभी तक नहीं पूछे जा रहे थे। तो वो भी आपका होना चाहिए अच्छे से।
लीनियर अलजेब्रा वाले में जो लास्ट वाला हिस्सा है, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स और मैट्रिसेस में सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, और फिर वो प्रूव करने को बोलता है कि अच्छा ये दिया हुआ है तो इससे ये होगा कि नहीं होगा। तो वहाँ पे आपको उसकी प्रॉपर्टीज को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने उसमें ये प्रॉब्लम फेस की कि जो वो उस टाइप से होता है ना, आई माइनस ए इनवर्स बी, और उसको फिर कुछ प्रूव करा रहे हैं, तो वहाँ पर मैं स्टेप्स स्किप कर जा रहा था या स्टेप्स भूल जा रहा था वहाँ पे, क्योंकि मैं उसको रटने की कोशिश कर रहा था उस समय पहले के अटेम्प्ट्स में, और वो याद तो रहते नहीं है, एग्ज़ाम में तो पक्का याद नहीं रहते हैं, तो वो भूल जाते थे। तो आप उसको जब आप करने जा रहे हो तो भले ही थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, बट कोशिश ये करो कि जो फंडामेंटल्स हैं, जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं सारे जो भी मतलब सिमेट्रिक है, हर्मिशियन है, स्क्यू हर्मिशियन है, उनकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं कि ऑर्थोगोनल की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, या तो वो एकदम याद होनी चाहिए, मतलब आपके फिंगर्स पे होनी चाहिए, और फिर उसको अप्लाई करने की कोशिश करो। आप ये अभी पहले ही कर लेना। मतलब ये आप एग्ज़ाम के लिए या किसी मॉक टेस्ट पेपर के लिए मत वेट करना। इसको आप पहले से अप्लाई करने की कोशिश करना, और इस वाले हिस्से में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो नई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो किसी बुक से, मतलब बुक्स में ही होंगी, बट जो हमारे नोट्स हैं, ट्रेडिशनल नोट्स चल रहे हैं, उनमें नहीं है वो। तो ये वहाँ यहाँ इस वाले पोर्शन में भी थोड़ा-सा ध्यान रखना है। सेकंड पेपर में, अच्छा, फर्स्ट पेपर के लिए आपको कुछ और कोई डाउट हो तो आप पहले वो पूछ लो, फिर मैं सेकंड पेपर मूव करूँगा। फर्स्ट पेपर आप लोगों ने किया है सिलेबस अभी? ओडी हुआ है अभी बस, और नहीं कुछ हुआ है? अच्छा, उसके अलावा नहीं हुआ है अभी? तो जब हुआ ही नहीं है तो फिर तो क्या ही अभी तो पता नहीं है। सेकंड पेपर में जो ईज़ी टॉपिक्स हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो गया, एलपीपी हो गया, पीडी हो गया, न्यूमेरिकल एनालिसिस और प्रोग्रामिंग वाला, ये 4 हिस्से जो हैं वो काफ़ी ईज़ी हैं। अच्छा, देख लेंगे, एक बार देख लें। तो एक क्वेश्चन इसमें है कि पेपर 1 में 171 है, कितना करेक्ट अटेम्प्ट था? तो पेपर 1 में ऑलमोस्ट पूरा ही करेक्ट था। सिर्फ़ एक प्रॉब्लम थी जिसमें ऑर्थोगोनल वाला एक 10 नंबर का 5th क्वेश्चन में ओडी का क्वेश्चन आया था, जिसमें हमें प्रूव करना था कि ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी है। तो बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन है, उसको कम से कम 10 बार मैं कर चुका था। फिर भी वो वहाँ पे पता नहीं क्या हुआ कि वो प्रॉब्लम डायरेक्टली नहीं आया था। बट फिर मैंने उसको पूरा वो कट करना पड़ा, और वो साइड-साइड में जो जगह बची हुई थी, उसमें मैंने वापस से उसको दोबारा रिपीट किया। तो लास्ट में वो दिख रहा था कि बन रहा है, बट अगेन वो आया नहीं था, बिल्कुल लास्ट में मैं कर भी रहा था। तो फिर मैंने काफ़ी लंबी कैलकुलेशन करने के बाद उसको लिख दिया था डायरेक्ट। तो उसको छोड़ के बाकी जितने भी क्वेश्चंस थे वो करेक्ट थे। तो अब वो करेक्ट हुआ है या नहीं करेक्ट हुआ है, कैसे किया ये मुझे नहीं पता, बट जो 171 है उसी हिसाब से कि बाकी पेपर करेक्ट था। और उसमें मैं ये मतलब मेरी अप्रोच ये रहती थी कि जो भी प्रॉब्लम्स है मैं उसके सारे स्टेप्स लिखने की कोशिश करता था। जितना भी स्पेस देते थे वो, तो मैं सारे स्टेप्स लिख के पूरा स्पेस फिल ही कर देता था। एक अप्रोच ये रहती है कि हम कोई भी प्रॉब्लम है उसको डायरेक्टली छोटा-सा उसका 4 लाइनों का प्रूफ दे सकते हैं, 4 लाइनों में सॉल्व कर सकते हैं, एक ये रहती है। और एक थोड़ी-सी लंबी की रिग्रेस की 10 स्टेप में उसको करके दिखाएँगे, सब चीज़ लिखेंगे। इवन लैंग्वेज का भी यूज़ करेंगे, वी नो दैट, और वो सारा हिस्सा। और जो भी थ्योरम्स या जो भी जो है लॉज़ उसमें हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसको भी लिखता था मैं। तो मुझे लगता है कि काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। जैसे फर्स्ट पेपर में अब मुझे नहीं पता कि वो उन्होंने करेक्ट अटेम्प्ट मानी या नहीं मानी। बट क्योंकि मैंने सारे स्टेप्स लिखे थे तो मैं श्योर था कि 165 के अबव ही आएगा।
क्योंकि उनके पास मैंने उनको मौका नहीं दिया कि वो नंबर काटें। 10 में 9 भी दे सकते थे, 10 में 8 भी दे सकते हैं और 10 में 10 भी दे सकते हैं। तो कोशिश मैं यही कर रहा था कि 10 में 10 दें, फिर जो नॉर्मलाइज़ होगा स्कोर। और सेकंड पेपर में भी मैंने यही किया था, बट वहाँ पे वही क्वेश्चन जो मैंने यूज़ मतलब उसमें गलती हो गई। एक और चीज़ एड्रेस करना चाहूँगा, कैलकुलेशन वाली। आप लोग तो अभी शुरू हो रहे हो, बट जो लोग पहले से दे रहे हैं और जिन्होंने दिया है, तो वो कैलकुलेशन एरर्स को काफ़ी फेस करते हैं। और मेरे जो प्रीवियस अटेम्प्ट्स थे, तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में 220 मार्क्स था, 118 एंड 102। सेकंड वाले में 222 था, 108 एंड 114। थर्ड वाले में मेरा 237 था, 132 और 105। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि जब मैं यहाँ पे टेस्ट पेपर दे रहा था, तो वो वहाँ यहाँ पे तो 160-70 मिल जा रहे थे, बट वो जब मैं रियल एग्ज़ाम में दे रहा था, तो वो वहाँ पे क्यों कम हो जा रहे थे? तो उसका मेन रीज़न एक जो था, वो कैलकुलेशन एरर्स का था। यहाँ पर जब हम टेस्ट पेपर्स दे रहे थे और ज यहाँ पे जो कॉपी चेक हो रही थी, तो जो छोटी-मोटी हमारी कैलकुलेशन एरर्स थी, उनको वो नेग्लेक्ट कर दे रहे थे और आपको स्कोर दे रहे थे, अवॉइड कर दे रहे थे। तो आप मतलब जो एक मेरा बना माइंडसेट कि इसी तरीके से वहाँ पे भी रहता है। एक आध तो मैंने उसको बहुत ही रिगरसली परस्यू नहीं किया कि मैं अपनी कैलकुलेशन एरर्स जो 1-2 हो रही हैं, 3 हो रही हैं, उनको पूरी तरीके से उससे मुक्त हो जाऊँ। क्योंकि आपकी 2 या 3 एरर भी हुई, बहुत ही छोटी-सी, फिर भी वो 40 नंबर आपको स्कोर को कम कर देंगे, हर एक पेपर में। तो जब लास्ट ईयर मेरा ये 237 आया, मैंने एक्सपेक्ट किए थे कि सेकंड पेपर में मेरा 140-150 आएगा, 105 आया। तो सर से बात हुई, तो मैंने सर को बताया कि मेरा 105 है। तो सर ने कहा कि करेक्ट अटेम्प्ट इसका मतलब सिर्फ़ 125-130 नंबर ही है। तो मैंने कहा कि सर ऐसा नहीं है, मतलब मुझे तो जहाँ तक याद है 190 के अराउंड करेक्ट अटेम्प्ट है। तो बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। तब मुझे ये समझ आया कि मेरे जो नंबर कम हो रहे हैं, वो जो एक छोटी-मोटी मिस्टेक्स हो रही हैं, उसकी वज़ह से हो रहा है। और जो मैंने लास्ट वाले जो मैथ्स पेपर 2 में बहुत सारी प्रॉब्लम्स प्रूफ वाली भी अटेम्प्ट की थी, जिसमें प्रूव करना था, कॉम्प्लेक्स की 2-3 प्रॉब्लम्स आई थी। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे भी जो मैंने प्रूफ यूज़ किया, वो बुकिश लैंग्वेज नहीं थी। वो थोड़ा-सा अपने आप से कि हाँ, अच्छा ये हो जाएगा, फिर ये ऐसे हो जाएगा, उस तरीके से गया। गलत नहीं था, बट उसकी लैंग्वेज जो थी वो सही नहीं थी। तो मुझे लगता है कि वो भी वहाँ पे भी मुझे मार्क्स नहीं दिए गए, इसीलिए 105 रहा। तो इस बार सर से मैंने ये इस बारे में डिस्कशन किया कि कैसे इन कैलकुलेशन एरर्स को इम्प्रूव करना है, कैसे एक भी ना एरर्स हों, खासकर पेपर 1 में जिसमें हम ज़्यादातर कैलकुलेशन ही कर रहे हैं। तो सर ने यही बताया कि जब भी आपकी कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो ओडी है, अगर ओडी में आपका आंसर आ रहा है निकल के, उसका सॉल्यूशन आया, तो आप उसको ट्राई करो कि आप ओरिजिनल जो इक्वेशन है, उसमें पुट करो और उसमें पुट करके अगर वो सही हो जा रही है, तो आपका क्रॉस चेक हो गया कि हाँ, ये सही है। ऐसे ही कैलकुलस में जो भी आपका आंसर आया, उसको आप क्रॉस चेक करो। लीनियर अलजेब्रा में तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन लीनियर अलजेब्रा में जो मैट्रिसेस वाली प्रॉब्लम्स हैं, तो वहाँ पे भी आप उसको क्रॉस चेक करो। इवन जो डायनामिक्स स्टैटिक्स है, वहाँ पे भी क्रॉस मतलब सारी जगह पे आप क्रॉस चेक करो। और क्रॉस चेक करने में जो 1 या 2 मिनट का समय एक्स्ट्रा लगेगा, तो आप उसको लो, क्योंकि आपने जो जिस प्रॉब्लम में 15 मिनट दे चुके हो आप, 1 या 2 मिनट और लग के अगर आपका ये कन्फर्म हो जा रहा है कि हाँ, ये सही है, तो वो बेटर है। तो इस बार जब मैंने टेस्ट सीरीज़ में जब मैं दे रहा था, तो उसमें भी शुरू के टेस्ट ईज़ी होते हैं, तो मैं ऑलमोस्ट करेक्ट कर रहा था, बट सर जब नंबर आ रहा था, तो 191 200 के अराउंड सर, मतलब क्योंकि सर नॉर्मलाइज़ करके नहीं दे रहे थे, तो इस तरीके से आ रहे थे। तो जो 40-50 नंबर कट रहे थे, वो इसलिए कट रहे थे क्योंकि बहुत ही छोटी-छोटी एरर्स थी। कई बार हुआ कि क्वेश्चन में -1 लिखा है, जब मैंने नीचे उसको उतारा तो वो +1 कर दिया या 0 कर दिया, या इस या एक स्टेप भूल गया, मतलब एक टर्म भूल गया, कोई एक वैल्यू रखना भूल गया। नीचे जाते समय भी कई बार होता है कि हमको उसका स्क्वायर करना है, हमने क्यूब कर दिया। तो बहुत ही छोटी-छोटी सी मिस्टेक्स थी, जो आपको एग्ज़ाम के एनवायरनमेंट में, स्ट्रेस में आप कर देते हो और फिर वो 0 हो जाता है। तो इस बार जब ये सर ने मुझे 0 अवॉइड करना शुरू किया, तो तब मुझे लगा कि मैंने इसमें 20 मिनट दे रखे हैं, सब कुछ सही है और सिर्फ़ एक छोटी-सी एरर उसकी वज़ह से 0 हो जा रहा है। तो इस बार मैंने अपने पेपर 1 में जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, सबको क्रॉस चेक डबल और ट्रिपल किया था।
तो मेरा समय पूरा 3 घंटे का लगा था। पेपर 3 घंटे का पूरा नहीं था क्योंकि एरर नहीं कर रहा था मैं, पहले ही हो जाता, मगर पूरा 3 घंटे का समय लिया क्योंकि मैं डबल और ट्रिपल चेक कर रहा था अपने सारे आंसर्स को। और फिर उन आंसर्स को मैंने नोट डाउन कर लिया था अपने पेपर में कि जो भी आंसर्स जिसमें लाने थे, और फिर बाद में मैंने उसको जो सर ने मॉडल सॉल्यूशन दिया तो वहाँ से चेक भी किया, तो ये हुआ कि हाँ, ये सही हो गया। तो कैलकुलेशन एरर मतलब आपको सब कुछ आने के बाद भी कैलकुलेशन अगर मिस्टेक हो गई, तो आपका स्कोर जो है वो अच्छा नहीं आएगा। पिछले अटेम्प्ट्स में मेरा यही प्रॉब्लम था कि कैलकुलेशन में हर पेपर में 2 या 3 कर दे रहा था, और वो मार्क्स में 30-30, 40-40 नंबर दोनों में घट जा रहे थे। तो कैलकुलेशंस को इम्प्रूव करना है। दूसरा कैलकुलेटर का यूज़ का भी आता है वहाँ पे, जो हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस है, तो वहाँ पे भी आई थिंक एक वीडियो अपलोड है, तो कैलकुलेटर को कैसे स्मार्टली यूज़ करना है, तो वो ज़रूर आना चाहिए। इसके पहले वाले अटेम्प्ट्स में मैंने मतलब जो शुरू के 2 मेंस दिए थे, मुझे नहीं पता था कि आपको बेसिकली आप कोई भी जो इक्वेशन है उसको आप पुट कर सकते हो, और उसके बाद बस बटन आप प्रेस करो और वो रिज़ल्ट देते रहता है। तो मैं मैनुअली करता था और वो बहुत टाइम लगता था। जैसे गॉस सीडल वाला जो होता है उसमें आप इटरेशन कर रहे हो, तो हर बार मैं वैल्यू पुट कर रहा था। तो जबकि ये मुझे पता होना चाहिए था, बट वही है, नहीं पता था। क्यों नहीं पता था मुझे भी नहीं पता, बट नहीं पता था। तो लास्ट अटेम्प्ट में और इस अटेम्प्ट में मैंने मतलब कैलकुलेटर का कि कैसे उसको पुट करते हैं, उसको सीख लेना, और आपका जो भी कैलकुलेटर है आप उसके अकॉर्डिंगली सीख लेना, और उसी को यूज़ करना जो आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो। वो बहुत इम्पोर्टेंट है पेपर 2 में स्पेशली, क्योंकि अगर आप न्यूमेरिकल एनालिसिस और प्रोग्रामिंग वाले जो क्वेश्चंस हैं, उनको अटेम्प्ट करते हो, कर मतलब कुछ तो कंपल्सरी होते हैं और कुछ ऑप्शनल में जब आते हैं, तो वहाँ पे आपके 5 से 10 मिनट आपके सेव हो जाएँगे, अगर आप कैलकुलेटर को सही से यूज़ करना जानते हैं, कि कहाँ पे ब्रैकेट लगाना है, कहाँ पे जो है कौन-सी कमांड देनी है, तो वो मस्ट है। और सारे स्टेप्स जो सॉरी सारे जितने भी मेथड्स हैं, चाहे वो बाइसेक्शन से हो लेके गॉस सीडल और तो सारे के लिए है, मतलब रा रा लास्ट में वो जो यूलर्स मेथड वगैरह आता है, मॉडिफाइड यूलर्स मेथड, उसमें जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टाइप है, तो सबके लिए एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में हमें वैल्यू पुट करनी है, और उसके बाद बस उसको आप इक्वल वाला बटन दबाते रहेंगे और वो रिज़ल्ट देते रहेगा, आपको वही लिखना होता है। और उसमें एक और चीज़ ये रहता है कि जब आप वो इटरेशन कर रहे हैं, तो आप थोड़ा-सा आप लैंग्वेज भी यूज़ करें। सिर्फ़ वैल्यूज़ लिख के आ जाने से हो सकता है कि एग्ज़ामिनर ना समझ पाए कि क्या किया गया है। तो आपको उन सारी जगहों पे उसको एक्सप्लेन करना रहेगा थोड़ा-सा कि मैं ये कर रहे हैं ये कर रहे हैं, उससे ये रिज़ल्ट आ रहा है। तो जैसे गॉस सीडल में जब कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे एक टेबल भी बना सकते हैं, फर्स्ट इटरेशन, सेकंड इटरेशन। बेटर ये रहेगा कि आप उसको लिख दें। आफ्टर फर्स्ट इटरेशन x1, x2, x3, x4 की वे वैल्यू है। देन आफ्टर सेकंड इटरेशन ये वैल्यू है। तो उससे एग्ज़ामिनर के भी ये रहता है कि हाँ, हर एक स्टेप के बाद ये कैलकुलेशन की जा रही है, और आप उसको टेबल बना के छोड़ देंगे तो वो आधे पेज में हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। बट आप इस तरीके से लिखेंगे, लिखना आपको लगभग इक्वल ही है, बट वो एक जाएगा कि नेक्स्ट पेज तक जाएगा, और ये होता है कि हाँ, मैं एफर्ट किया गया है, या तो वो बस एक साइकोलॉजी वाली बात है। मतलब आपका 3 पेज या 4 पेज दिए गए हैं एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और आप उसको शॉर्ट करके सिर्फ़ आधे पेज में कर दे रहे हैं, और एक है कि आप उ उसी को बस थोड़ा-सा एलोंगेट करके लिख दे रहे हैं, और वो 1.5 पेज, 2 पेज, 3 पेज तक चला जा रहा है, तो वो बेटर है। मैथ्स में भी इवन वो बेटर है। मतलब मुझे ये मेरा अपना पर्सनल है कि जैसे इस बार फर्स्ट पेपर में मुझे लगता है कि और भी लोगों ने मतलब पूरा कंप्लीट किया ही होगा सही पेपर, बट उनके नंबर उतने नहीं हैं, उनको हो सकता है 150s में हो। तो वो जो 10-15 नंबर का जो डिफरेंस क्रिएट हुआ वहाँ पे, तो वो शायद इसी वजह से है कि मैंने सारे स्टेप्स को शो किया है। आंसर तो उनके भी सेम है, आंसर मेरे भी सही हैं, उनके भी सही हैं। बट क्योंकि सारे स्टेप्स दिखे हैं, तो वो कहीं न कहीं एक जो एग्ज़ामिनर है उसके माइंड में ये रहेगा कि हाँ, कि इसको ज़्यादा देते हैं। इसको अगर 10 दिए हैं, तो अगले को 10 नहीं दे सकते, 9.5 देंगे या 9.75 देंगे, जो भी उनका अपना स्कीम। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि हम सारे स्टेप्स को शो करें। और इसके अलावा पेपर 2 में जब हम पहुँचते हैं, तो पेपर 2 में मैंने एक आपको शुरुआत में अभी बताया कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, एलपीपी है, पीडी है, और न्यूमेरिकल वाला जो पोर्शन है वो काफ़ी ईज़ी है।
लीनियर प्रोग्रामिंग वाले अभी आपने क्योंकि किया नहीं है तो थोड़ा सा मुश्किल है आपको समझ पाना भी आपके लिए और मुझे भी समझाना। बट एलपीपी वाले जो प्रॉब्लम्स हैं बहुत ही बेसिक होती हैं, लेकिन अब जो यूपीएससी में जो पूछ रहे हैं वो कंपलसरी में जो पूछते हैं प्रॉब्लम, वो काफ़ी अलग सी होती है। वो फंडामेंटल सेम रहते हैं, कॉन्सेप्ट सेम रहते हैं, बट आपने उसको फेस नहीं किया होगा पहले, और थोड़ा-सा आपको अपना दिमाग वहाँ पे यूज़ करना रहेगा। मतलब आपको प्लेट पे नहीं दिया जा रहा है, वहाँ पे आपको यूज़ करना है। कुछ ना कुछ अलग तरीके से वो कट-पिट करके करना रहता है। तो ये ईज़ी है पोर्शन, बट बहुत ही कॉशियस रहने की ज़रूरत है। दूसरा एलपीपी में अगेन एलपीपी जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व्ड है, और वहाँ पे इवन आप जो है डिवाइड करते हो 3 से 2 से 5 से 7 से, और उस तरीके से स्टेप्स चल रहे होते हैं। तो जो कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, तो वहाँ पे भी बहुत ही आराम से करें। मतलब आराम से यानी कि वो सही करें, आपकी अच्छी कैलकुलेशन है, मतलब स्पीड से कर रहे हैं और सही भी कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। बट अगर आपका थोड़ा-सा डाउट रहता है या आप कर रहे हैं तो आप थोड़ा-सा कॉशियसली करें। कोशिश करें कि, और क्योंकि वहाँ पे भी अगेन एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई डिफरेंट मेथड्स हैं। तो जो भी आंसर आपका आ रहा है वो ऑप्टिमल है कि नहीं है, तो उसको आप डाल के जो वैल्यूज़ हैं उनको चेक कर लें कि हाँ, ये आ गया ऑप्टिमल। कॉम्प्लेक्स में भी सिमिलरली जो अब क्वेश्चन्स आ रहे हैं जो कंपल्सरी पार्ट को भी एक बार बात कर लेते हैं। फर्स्ट और फिफ्थ वाला क्वेश्चन है दोनों पेपर्स में। तो इवन जो वेक्टर एनालिसिस जो आपका फर्स्ट टॉपिक लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर एनालिसिस जो शुरुआती पार्ट है, बहुत ईज़ी है प्रूव करना कि ये वेक्टर है कि नहीं है। लेकिन अभी ये वेक्टर स्पेस है कि नहीं है, लेकिन अब जो प्रॉब्लम्स वो आ रही हैं उसमें वो जैसे एक बार उन्होंने मैजिक स्क्वायर का पूछ दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि मैजिक स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। इसी तरीके से वो कुछ-कुछ डिफरेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं, उन प्रॉब्लम्स में जो 10 मार्कर्स कंपल्सरी हैं। तो 5 क्वेश्चन्स होते हैं। पहले तो जो आ रहे थे वो 10 मार्कर्स बहुत ईज़ी आ रहे थे। 10 मार्कर के हिसाब से वो 1 या डेढ़ पेज की प्रॉब्लम्स भी होती थी। बट अब जो दे रहे हैं वो लास्ट के 2 साल से एटलीस्ट, तो वो वहाँ पर 2 या 3 प्रॉब्लम्स ईज़ी रहती हैं अभी भी। बट 2 या 3 प्रॉब्लम्स में वहाँ पे आपको दिमाग यूज़ मतलब लगाना पड़ेगा आपको, मतलब प्लेटर पे नहीं मिलेगी कि हाँ, ये प्रॉब्लम तुरंत हो जाएगा, फ़ॉर्मूला लगाया और हो जाएगा। वहाँ पे आपको थोड़ा-सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा-सा एफर्ट डालना पड़ेगा। सेकंड पेपर में भी सिमिलरली, सेकंड पेपर में भी जो ये कॉम्प्लेक्स का है या एलपीपी की जो प्रॉब्लम्स है या इवन रियल एनालिसिस की जो प्रॉब्लम्स हैं 10 मार्कर, वो टफ कर दे रहे हैं 15 मार्कर और 20 मार्कर से भी। तो एक हमारी जो अप्रोच रहती है कि हम जो है फर्स्ट और फिफ्थ को अटेम्प्ट करते हैं जाके पहले, क्योंकि कंपल्सरी भी है, और उसमें 5-5 हैं, 10 प्रॉब्लम करनी है, उसके अलावा 9 या 10 प्रॉब्लम अदर जो ऑप्शनल वाली हैं वो करते हैं। तो इनमें अब टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, जो फर्स्ट और फिफ्थ वाली प्रॉब्लम है। तो आपको वहाँ पे मतलब अवेयर रहना पड़ेगा कि कौन-सी प्रॉब्लम, मतलब जो मैंने बात पहले भी कही थी कि अगर आपको 250 का पेपर है और आप 200 के लिए एकदम श्योर हो कि 200 तो मुझे पूरा आता है, मैं इसका कैलकुलेशन एरर भी नहीं करूँगा, तो आप पहले 200 के लिए जाओ। 50 अगर छूट भी रहा है ना, तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि अगर 200 आपने कर दिया करेक्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट पेपर में आपको 140 और सेकंड पेपर में प्रोबेबली 150 या 155 तक आपको तब भी दिला ही देगा। लेकिन अगर आप वहाँ पर थोड़ा-सा ग्रीडी हुए और ये हुआ कि नहीं-नहीं पूरा ही 250 का परफेक्शन जो मैं कर रहा था मिस्टेक, कि पूरा ही करना है, और उसमें ये मैं कर दे रहा था कि कुछ-कुछ है पानी। ये कर दे रहा था मैं कि 250 में जो 2 या 3 उस तरीके की प्रॉब्लम्स कर रहा था जिसमें मैं लग रहा था कि हो जाएगा बट हुआ नहीं। उसकी वज़ह से टाइम बहुत खराब हुआ, दूसरी प्रॉब्लम्स भी अफ़ेक्ट हुई। तो हमें उस पेपर में अवेयरनेस ये रखनी है कि वो वाला हिस्सा करें जो पूरी तरीके से हमें आता है। तो एक तो ये मतलब बहुत ही ज़रूरी है, और रियल एनालिसिस की बात करें अगर, तो वो भी अगेन इसमें जो यूनिफ़ॉर्म कन्वर्जेंस, अब आप लोग शायद पता है कि नहीं, यूनिफ़ॉर्म कन्वर्जेंस, यूनिफ़ॉर्म कंटिन्यूटी और यूनिफ़ॉर्म डिफरेंशिएबिलिटी, ये सारा जो हिस्सा है, वहाँ से प्रॉब्लम हर साल आती हैं 2 या 3, और वो 20 मार्कर्स होती हैं। तो उस 20 मार्कर प्रॉब्लम्स में जो आपके पास नोट्स होंगे उसी से रहती हैं। थोड़ा-सा कैलकुलेशन वहाँ पे भी अगेन इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप कन्वर्जेंस प्रूव कर रहे हैं जब, तो ध्यान रखें कि मतलब जो स्टेप बाय स्टेप है आप उसी तरीके से जाएँ।
और ये मैक्सिमा मिनिमा वाली प्रॉब्लम्स जिसमें ये लाग्रांज ये मल्टीप्लायर मेथड यूज करते हैं। इवन आप उसको कई बार डिफरेंशिएट भी करके उसको निकालते हैं मैक्सिमा मिनिमा में, तो वो भी हर साल आनी आनी है प्रॉब्लम। बट वहाँ पे भी मैक्सिमा मिनिमा में भी लोग मिस्टेक कर रहे हैं, मतलब डिफरेंशिएट करते हैं और फिर शायद वहाँ मतलब गलत कर देते हैं, या जो कैलकुलेशन है उसमें प्रॉब्लम कर देते हैं। तो वो आप उसको कई बार प्रैक्टिस करिए ताकि ये मिस्टेक्स ना हो। और एक ये उसमें एम टेस्ट वगैरह रहता है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस प्रूव करने के लिए सीरीज और सीक्वेंसेस में। तो वहाँ पे भी हमें वो शो करना रहता है कि जो जब हम डिफरेंशिएट करके उसको इक्वल टू 0 करते हैं कि मैक्सिमा है या मिनिमा, देन उसको अगेन आप जो है एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं डबल, तो वो कई बार होता है हम शो नहीं करते हैं, तो वो वहाँ पे आपके मार्क्स पक्का कटेंगे। तो वो जो सारे स्टेप्स हैं, मतलब वो बेसिक वही है कि सारे स्टेप्स को आपको एड्रेस करना है। पीडी वाले में कैनोनिकल फॉर्म जो रहती है उसमें काफ़ी कैलकुलेशन होती है, 3 या 4 पेज की कैलकुलेशन हो जाती है। तो वो हिस्सा बहुत ही अच्छे से आपने कई बार किया हुआ होना चाहिए, और उसमें वही प्रॉब्लम्स को कैनोनिकल वाले में उठाएँ जो आप पहले से कर चुके हों। अगर आप नई प्रॉब्लम उठाते हैं तो कई बार हमें ये नहीं पता था कि हम उसको क्या पुट करने वाले हैं। क्योंकि अगर आपने गलत पुट किया तो आप कैलकुलेट करते रहेंगे बट वो आंसर पहुँचेगा नहीं। तो ये पता होना कि इसमें क्या पुट करना है हमें, तो वो ज़रूरी है। इस बार भी कैनोनिकल वाला क्वेश्चन आया था, 4 पेज की, मैं कई बार कैनोनिकल वो प्रॉब्लम मैं कई बार कर भी चुका था। फिर भी मैं लास्ट वाला जो स्टेप था जब हम वापस से वैल्यूज़ को पुट कर रहे होते हैं और उसका सॉल्यूशन लिखते हैं फाइनली, वहाँ पर मुझसे कुछ मिस्टेक हो गई और उसका करेक्ट सॉल्यूशन नहीं लिखा मैंने, और उसकी वजह से वो 0 हो गया। तो 4 या 5 पेज की, मतलब मैंने 15-20 मिनट कैलकुलेट किया था, क्योंकि आप कई बार कई सारे डिफरेंशिएट करते हो, बहुत लंबी कैलकुलेशन होती है वहाँ पे। बट वो ज़रा-सी मिस्टेक और वो 0 हो गया बीच में। तो ये अवॉइड करना है। तो मतलब इंश्योर होना है पूरी तरीके से कि अ, ये मतलब आ रहा है, ये मैंने कर रखा है, इसका ये आंसर है, इस टाइप से। एलपीपी में जो ट्रांसपोर्टेशन और असाइनमेंट प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत ईज़ी होती हैं, बॉक्सेस बना-बना के। लेकिन उसमें ये है, कैलकुलेशन बहुत लंबी होती है। मुझे याद है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम 20 मार्क की आती है, बट क्योंकि जो कौन-सा मेथड लास्ट वाला होता है? अ, ट्रांसपोर्टेशन में मॉडिफाइड वाला रहता है ना जो, तो उसमें हम क हाँ? हुँ। तो वो उसमें कई बार आपको कई बार इटरेशन करने होते हैं, और इटरेशन में जैसे सपोज़ वो 5 क्रॉस 3 मैट्रिसेस बन रही है, 15 उसमें वैल्यूज़ हैं, तो आपको 15 के लिए 15 बार अलग-अलग कैलकुलेट करना है, फिर उसमें देखना कौन-सी वैल्यू पॉज़िटिव स्टिल है, फिर आपको उसको एलिमिनेट करना है, फिर आप बॉक्सिंग करते हो, एक थीटा इंट्रोड्यूस कराते हो। तो ये 2 या 3 या 4 स्टेप हो जाते हैं। तो मुझे याद है 2020 के अटेम्प्ट में मैंने उस तरीके की ट्रांसपोर्टेशन की 20 मार्कर प्रॉब्लम अटेम्प्ट की थी, और मुझे 35 मिनट लगे थे उसका फाइनल आंसर तक पहुँचने में। तो क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो गलत हो, तो मैं जो भी कैलकुलेशन कर रहा था बहुत ही कॉशियसली कर रहा था। बट वो अगेन 35 मिनट 20 मार्कर प्रॉब्लम के लिए कहीं से सही नहीं है। तो आपको उस वाले हिस्से में इसलिए जो पेपर 2 का सेक्शन ए है, अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स और एलपीपी। तो इसमें जो बाकी 3 है, अलजेब्रा, रियल एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ये तीनों आपको ढंग से आने चाहिए, क्योंकि आप चाहोगे कि ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स अगर आ रही है तो आप उसको अवॉइड कर पाओ, कि टाइम बहुत लगने वाला है। अलजेब्रा वाले जो भी डेरिवेशंस हैं या जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो आप 10 मिनट में 15 मिनट में कर लेते हो, क्योंकि उसमें कुछ-कुछ स्टेप्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं बस, कैलकुलेशन कोई है नहीं, और नॉर्मली सब कुछ प्रूव करना होता है, तो आपका ये भी चांस कम होता है मिस्टेक करने का कि आप कुछ गलत कर रहे हो, कैलकुलेशन वाइज़ एटलीस्ट। तो इसलिए अलजेब्रा, रियल एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पेपर 2 में। इन तीनों का अच्छे से आना, ताकि हम जो एलपीपी में जो मिस्टेक्स हो सकती हैं, प्रोबेबल हैं जो, उनको अवॉइड कर सकें। और सेकंड वाले जो सेक्शन बी है उसमें पीडी है, न्यूमेरिकल एनालिसिस और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, और मैकेनिक्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स है। तो मैकेनिक्स और फ्लूइड डायनामिक्स अगेन थोड़ा-सा रिस्की सा रहता है, जो 20 मार्कर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, 15 मार्कर आ रही हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस के जो सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत ईज़ी आते हैं हर साल, वो ट्रेडिशनल आ रहे हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वाले में अभी
जो बूलियन अलजेब्रा है वो तो इजी पार्ट है, बट क्योंकि सिलेबस में काफ़ी सारा और भी सिस्टम है, मतलब लॉजिक गेट्स हैं, नॉर्मल फॉर्म्स हैं, जो कंजंक्टिव और डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म्स होती हैं, पीडीएनएफ, और तो ये सारा हिस्सा जो है वो टफ पड़ता है सभी को, क्योंकि वो लोग उसको उस तरीके से नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा था कि आप बार-बार लिमिट डिफरेंशिएबिलिटी की प्रॉब्लम कर रहे हो, बट आप कर्व ट्रेसिंग नहीं कर रहे हो। तो आप इस वाले में भी हमेशा आप न्यूमेरिकल की गॉस सीडल और जो बाइसेक्शन और ये सारे जो हैं उनको तो आप कर रहे होते हो, बट ये आप जो ये बूलियन वाला पार्ट है, नॉर्मल फॉर्म्स वगैरह, वो आप नहीं कर रहे होते हो। लास्ट ईयर जो मेरा थर्ड मतलब मेंस था, उसमें मैंने ये वाला हिस्सा काफ़ी अच्छे से किया था, पीडीएनएफ, सीडीएनएफ निकालना, और तो उसका प्रॉब्लम अब आती है, वो कंपल्सरी पार्ट में आती है, वो जो आपने देखी होंगी प्रॉब्लम्स, पी क्यू करके लिखा होता है, कुछ-कुछ मार्क्स बने होते हैं। अ, तो वो वाली प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें उसको पीडीएनएफ और सीडीएनएफ करके आपको लिखना होता है। तो और साथ में एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट्स, ये वाला पार्ट भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फ्लो चार्ट्स हर एक प्रॉब्लम के डेढ़-डेढ़, 2-2 पेज, 3-3 पेज तक के हो जाते हैं, याद नहीं रखे जा सकते। तो कोशिश ये करना, जब आपके क्लासरूम में ये टॉपिक चले तो आप उसको उस तरीके से ग्रैस्प करना कि अच्छा ये प्रॉब्लम, क्योंकि जो सपोज़ गॉस सीडल मेथड का आपको फ्लो चार्ट लिखना है, तो गॉस सीडल में आप बेसिकली कर क्या रहे थे, उसी को आपको लिखना है फ्लो चार्ट में, उसी को आपको एल्गोरिथम में लिखना है। थोड़े से साइन्स होंगे, थोड़े से ब्रैकेट्स कौन से यूज़ करने, कौन से बॉक्सेस को यूज़ करना, वो थोड़ा-सा रहेगा। बट आपको स्टेप्स अगर याद हैं, तो वो जो बुक में जो बुकिश फॉर्म में है आपकी एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट, उसके अलावा दूसरी तरीके से भी लिखी जा सकती है। तो आप उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करना। आप उसको साथ ईज़ हो जाना कि ये मैं ऐसे-ऐसे कर रहा हूँ, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ताकि आपको उसको रटना ना पड़े, आप उसको याद कर पाएँ, याद ना करना पड़े, बल्कि आप उसको समझ के खुद से कभी भी लिख पाएँ। और उसमें नॉर्मल फॉर्म्स में एक और रहता है, मुझे याद नहीं आ रहा है, जिस उसमें बॉक्सेस बनते हैं और उसमें आप उसको बॉक्सिंग करते हो 2 के फॉर्मेट में, 4 के फॉर्मेट में, 8 के फॉर्मेट में, और उसको देन आप लिखते हो, जो आप एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। तो मुझे एग्ज़ैक्टली नाम याद नहीं आ रहा, बहुत दिन हो गए पढ़े हुए। तो वो सारा बहुत ईज़ी है, दिखने में बहुत ही टफ लगता है वो। बट आप एक बार अगर अंडरस्टैंड कर जाते हैं उस पर्टिकुलर पोर्शन में, तो फिर अगर वो प्रॉब्लम आएगी तो पक्का आप सही करेंगे। इस बार भी वहाँ से प्रॉब्लम्स आई थी सेकंड पेपर में, और तो जो सेक्शन बी का था, जो पीडी था, पीडी में अगेन बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन मिस्टेक्स की चांसेस हैं, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंशिएट करना, सॉरी, इंटीग्रेट करना पड़ता है। कॉचीज़ मेथड वगैरह है, जो उसमें आपको कम से कम 30-35 इक्वेशन बनानी पड़ती हैं। तो उसमें एक बार ये प्रॉब्लम हुई थी कॉचीज़ वाले में। मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ कि इसमें 4 से 5 पेज चाहिए होते हैं हमें कैलकुलेशन को करने में। तो मुझे ये था कि इसमें 5 पेज दिए होंगे सेकंड पेपर में, तो मैं आराम से लिख रहा था। 3 पेज जाने के बाद मैंने देखा कि स्पेस नहीं है। नेक्स्ट पेज पे दूसरी नई प्रॉब्लम है। तो वो प्रॉब्लम मुझे आते हुए, क्योंकि अब जगह नहीं बची, तो मैं उसको लिखूँगा कहाँ? कि अभी भी 10-12 स्टेप बाकी थे, तो वो प्रॉब्लम मुझे वहीं पे छोड़नी पड़ी। तो सेकंड पेपर के साथ ये इश्यू रहेगा कि जो क्वेश्चंस बहुत लंबे उसके सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे कॉचीज़ कैरेक्टरिस्टिक हुई, कैनोनिकल फॉर्म्स हुई, अ, इक्वेशन ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, जो एक हीट हीट इक्वेशन है, तो वो वाले जो क्वेश्चंस हैं उसमें आप स्पेस का ज़रूर देखें कि 2 पेज दिए हैं या 4 दिए हैं, और अकॉर्डिंगली आप उस स्पेस को यूज़ करो। अगर मान लीजिए कॉचीज़ के मेथड वाले में 3 पेज ही दिए थे, तो मुझे ये था कि फिर उसको एक तो पास-पास लिखो, और साथ में एक आध स्टेप को स्किप करते जाओ, ताकि वो 3 पेज में आ जाए। आप अभी भी यहाँ जब कर रहे होगे तो आप देखो कि 5 पेज लग ही जाता है उसमें करते हुए, तो ये मेरी वहाँ पे ये प्रॉब्लम फेस की। कुछ क्वेश्चंस में जिसमें आपको सॉल्यूशन 1 या डेढ़ पेज का होता है, उसमें वो 4 या 5 पेज भी दे रखे होते हैं। तो अगेन मतलब आप मैंने वही देखा था कि वो 5-5 पेज दे रखे थे पहले के क्वेश्चंस में। मैंने वही मान लिया, अज़्यूम कर लिया कि इसमें भी 5 पेज हैं, और मैंने पलट के नहीं देखा। तो ये वाला भी अगेन अवेयरनेस की बात है कि जब आप क्वेश्चन पेपर वहाँ पे खोल रहे हैं मेंस के एग्ज़ाम में,
तो आप ये जरूर देख लें कि कितना स्पेस दिया हुआ है और कितना कैसे कैसे हमको उसको यूटिलाइज करना है। बाकी मैथ से रिलेटेड और कोई क्वेश्चंस अगर आपके मन में जो भी डाउट्स आ रहे हो तो आप पूछ सकते हो। हम्म। हम्म। तो मॉडर्न अलजेब्रा की जब बात कर रहे हैं तो दो सेक्शन, एक तो पहले ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी है। तो जो ग्रुप थ्योरी वाला पार्ट है वो कंपेरेटिवली काफी इजी है। तो जो भी आपके नोट्स हैं उसको आप लगातार पहले 2-4 बार कर लो। और अगेन वहाँ पे याद करने से ज़्यादा ध्यान इस बात पे देना कि ये क्यों हो रहा है। जो क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट है, तो हम उसको रियलिटी में उसको विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जैसे जब ये पूछा जाता है कि इसका कितना एरिया है तो हम समझ पा रहे हैं कि अच्छा ये पूछा जा रहा है। मगर जब वहाँ पे बोला जाता है कि ये ग्रुप है कि नहीं है, तो वो जो ग्रुप्स की डेफिनेशन है कि ये पर्टिकुलर लॉज को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वहाँ से डिराइव होती है। पूरा एब्स्ट्रैक्ट है। तो कोशिश ये करना है कि उसको विजुअलाइज करें थोड़ा सा कि अच्छा ये चीज़ें होती हैं, ये स्टेप्स होते हैं और हम उस तरीके से पहले अप्रोच करेंगे। फिर उसमें जो प्रॉपर्टीज हैं उसकी डेफिनेशंस हैं, जैसे ग्रुप्स के बाद सब ग्रुप्स पहुंचे, साइक्लिक ग्रुप्स में पहुंचे, कोसेट्स में आए, लाग्रांजेस थ्योरम, नॉर्मल सब ग्रुप्स, इस तरीके से। तो जो डेफिनेशन वाला पार्ट है और डेफिनेशन के बाद उसकी प्रॉपर्टीज हैं, 8 से 10 प्रॉपर्टीज सभी की हैं। तो वो वाला जो पार्ट है वहाँ पे वो डेराइवेशन है कि जब भी वो बात कर रहा है, जब भी जो भी उसमें हमारी थ्योरम्स हैं तो उसी प्रॉपर्टीज को यूज करके प्रूव की गई हैं। और जब आप उसका उनके डेराइवेशन करते हैं तो आप उन्हीं प्रॉपर्टीज को ही यूज कर रहे हैं। तो वो जो प्रॉपर्टीज हैं, चाहे वो नॉर्मल ग्रुप्स की हों या सब ग्रुप्स की हों, तो उनको बहुत अच्छे से करना है। फिर कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा ये हिंट और थोड़ा-सा याद रखना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अप्रोच करेंगे जब, तो वो ये पर्टिकुलर स्टेप्स हैं। क्योंकि अगर हम इन जनरल कोशिश करते हैं प्रॉब्लम को अप्रोच करने की वहाँ पे, तो वो नहीं होता है। क्योंकि वो कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स हैं, उसी के थ्रू आप उसको प्रूव करने वाले हो। तो ये वाले इस वाले पार्ट में जो ग्रुप थ्योरी है वो काफ़ी कंपैरेटिवली काफ़ी ईज़ी पड़ेगी आपको। आप उसको देखो, 1 बार करोगे नहीं समझ आएगी हो सकता है, 2 बार करोगे, क्योंकि मैंने भी नहीं किया था कभी अलजेब्रा। तो जब ये फर्स्ट टाइम पढ़ा तो मुझे भी बहुत प्रॉब्लम आई। इवन समझ तो सब कुछ आता है, आपको सर समझाएँगे कि अच्छा ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऐसे देखना है या ये क्लोज़र प्रॉपर्टी इस तरीके से देखना है। तो आपको समझ तो आएगा सब कुछ। लेकिन जब आप उसको प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करने जाओगे, तो वहाँ पर वो उसको वो चीज़ डायरेक्टली फर्स्ट डे नहीं होने वाली। आप उसको 1 बार करोगे, आप उसको दोबारा, तिबारा, तो आपको 4 से 5 बार अपने आप से करो ये ग्रुप थ्योरी में पहले। फिर आप ये देखोगे कि आपको वो जो प्रॉब्लम्स है जो पूछी जा रही हैं, क्योंकि डिफाइंड सिलेबस है, वो उतने ही से पूछी जा रही हैं, तो आप करने लग जाओगे उस चीज़ को। उसमें बीच में कुछ-कुछ जो साइक्लिक ग्रुप्स में ऑर्डर वगैरह निकालना और ये सारी जो प्रॉब्लम्स आती हैं जहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन है, काफ़ी ईज़ी होती हैं और काफ़ी फन होता है उनमें उनको करने में, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स मतलब थोड़ी एप्टीट्यूड टाइप में हो जाती हैं वहाँ पे। तो आप उस पार्ट में भी इंटरेस्ट लेके करते रहो, और जो थ्योरी वाला पार्ट है जो मुश्किल होता है, क्योंकि एज़ अ मैथमेटिक्स स्टूडेंट आप हमेशा ये कोशिश करते हो कि कुछ कैलकुलेशन हो, कुछ जो है हमें करना पड़े रियल में, कुछ उसका एक के बाद एक कुछ आए, तो वो पार्ट में थोड़ा-सा बोरिंग सा हो जाता है। तो आप उसको लेकिन करना तो है, सिलेबस का पार्ट है, और मैंने आपको बताया कि पेपर 2 के सेक्शन ए में वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 10 मार्कर्स में 1 या 2 क्वेश्चन्स आ रहे हैं, जिसमें वो कई बार नॉर्मली पूछते हैं कि ये ग्रुप है कि नहीं है, या ये रिंग है कि नहीं है, या जो नॉर्मल फॉर्म है उसका बहुत ही ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चन्स आ रहे हैं। और फिर आपके जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन्स हैं उसमें भी पुट कर रहे हैं क्वेश्चन्स को। तो मेरा मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं था उतना अलजेब्रा, तो मैं अवॉइड करता था सेकंड, थर्ड, फोर्थ में जो अलजेब्रा का क्वेश्चन जिसमें आ रखा है, उसके बजाय बाकी जो रियल और कॉम्प्लेक्स और एलपीपी वाली प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि मैंने उसको बहुत अच्छे से किया हुआ था। तो मैं वो कोशिश करता था। तो इसमें ये प्रॉब्लम प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती थी कि जब मैं एलपीपी या कॉम्प्लेक्स कर रहा हूँ या रियल के कर रहा हूँ, तो मेरा टाइम ज़्यादा जाता था। तो अगर आपको टाइम सेव करना है तो फिर अलजेब्रा के साथ आप बहुत अच्छे से आप वेल वर्स्ड होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपकी कोई भी प्रॉब्लम है 10 मिनट में लिख जाएगी। तो
ये इसका मतलब बेनिफिट है बहुत, मतलब प्रो है। और जो दिक्कत आती है वो ये आती है कि अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं कई बार। और जो दूसरा वाला पार्ट है रिंग्स, सब रिंग्स एंड आइडियल्स और होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग्स एंड इंटीग्रल डोमेन, और तो ग्रुप जब एक बार आप कर चुके होगे तो उसके बाद उसी के सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे लगने वाले हैं, और एक दो एडिशनल प्रॉपर्टीज यूज होती हैं। और जो लास्ट वाला हिस्सा है जहाँ पे पीआईडी, यूक्लिडियन डोमेन और यूएफडी, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन्स, फील्ड्स और क्वोशिएंट फील्ड्स, तो वहाँ वाली प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम्स हैं वो इंटरेस्टिंग बहुत हैं। मतलब आप का वहाँ पे दिमाग काफी लगता है, वो जो आपका विजुअलाइज नहीं हो रही थी चीजें वहाँ पे थोड़ी थोड़ी होने लग जाती हैं फिर से। तो वो आज सबसे लास्ट में वो प्रॉब्लम वहां से भी पूछी जा रही है रियल पेपर में। बट एक भी स्टेप गलत हुआ तो वो होगी नहीं, या कुछ भी एक स्टेप आपने भूला, कुछ आप मिस कर गए तो वहाँ पे फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो जब आप ये वाला हिस्सा कर रहे हैं अलजेब्रा वाले में, तो फिर कोशिश ये करनी कि अप टू परफेक्शन हमें अचीव करना चाहिए, कि जो भी सारे प्रूफ्स हैं उसको बार बार लिख लिख के कर रखा हो तो ज़्यादा बेटर है। एक मेरी मेरी मिस्टेक ये भी रही है हमेशा कि मैंने मेंस के बाद, प्रीलिम्स से मेंस के बीच में तो मैथ कर रहे हैं क्योंकि मेंस में लिखना ही है, उसके बाद जो टाइम होता है आगे इंटरव्यू के प्रिपरेशन, या उस समय मैं मैथ छोड़ देता था। तो जब दोबारा घूम के मैं प्रीलिम्स दे रहा था, तो मुझे इसलिए ज़्यादा भी मतलब इसलिए भी ज़्यादा समय लग रहा था क्योंकि मुझे सारी चीज़ें दोबारा से करनी है। इवन जो 3D है पेपर 1 में एनालिटिकल ज्योमेट्री, तो उसमें मुझे बहुत समय लग जाता था क्योंकि काफ़ी लेंथी है, और वहाँ पे आपको तमाम तरीके की प्रॉब्लम्स हैं। खासकर जब वो लास्ट में कॉनिकॉइड सेक्शन शुरू हो जाता है, तो फिर आपको थोड़ा-थोड़ा याद भी रहना रखना पड़ता है कि ये प्रॉब्लम को करने के लिए किस-किस स्टेप्स को करना है। तो कोशिश ये करना, जब भी आपका सिलेबस हो जाए तो आप छोड़ना नहीं मैथ। आप जो है प्रीलिम्स मेंस के बाद भी कंटिन्यू करना, क्योंकि गैम्बल टाइप का थोड़ा-सा सब्जेक्टिव है यूपीएससी का पूरा जो मेंस का सिलेबस है। जो पेपर्स हैं सब्जेक्टिव हैं, आपको कभी नहीं पता कि आपको कितने मार्क्स एग्ज़ैक्टली मिलने वाले हैं। तो ये श्योरिटी नहीं हो पाती कि मैं कर जाऊँगा इस बार या नहीं कर पाऊँगा। तो वो जो डाउटफुल कंडीशन है उस समय, तो उसमें कोशिश ये करना है कि उस टाइम को यूटिलाइज़ करना है। रिविज़न्स का मैं मेरा मतलब प्रीलिम्स और मेंस के बीच में मैं कोशिश ये करता था कि जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर मैं जल्दी से जल्दी पूरा कंप्लीट कर लूँ। तो सबसे पहले मैं हमेशा वेक्टर वाला, क्योंकि अब मेरे पास शॉर्ट नोट्स अवेलेबल थे उनके, तो कोशिश ये 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन लग के, मतलब 3 दिन के अराउंड एक टॉपिक में लगता था। तो अलजेब्रा, फिर कैलकुलस उसमें 4 या 5 दिन लग जाता है, ओडी 2 या 3 दिन, और वेक्टर 1 या 2 दिन बस। ये 4 हिस्से को पहले करता था क्योंकि मुझे ये रहता था कि थोड़ा काउंट बढ़ना चाहिए कि हाँ, 3 दिन हो गए तो 1 टॉपिक हो गया। तो शुरू में उन टॉपिक्स को पिक किया, फिर मैं एनालिटिकल ज्योमेट्री और जो स्टैटिक्स और डायनामिक्स वाला पोर्शन था, उसको कोशिश करता था कि फिर जो भी मतलब जैसे लास्ट ईयर मैंने एनालिटिक ज्योमेट्री फिर 4, 5, 6 दिन लगी उसको मुझे करने में। क्योंकि मैं जो कॉनिकॉइड वाला सेक्शन था उसको फिर से सारी प्रॉब्लम्स को करना पड़ता है, पेन पेपर लेकर। मतलब ये एक और चीज़ है कि आपको प्रॉब्लम्स को पढ़ना नहीं है, मतलब उसके सॉल्यूशंस को पढ़ के आपको हमेशा लगेगा कि अरे ये तो आता ही है। क्योंकि वो तो वही है जो आपने वो जो बेसिक फ़ॉर्मूला पढ़ लिया उसी का एप्लीकेशन है आगे। और एप्लीकेशन जब आप बात करते हो तो वही फ़ॉर्मूला को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको हमेशा वो ऑब्वियस लगेगा। बट जब आप उसको करोगे पेपर पे, बुक क्लोज़ करके, तब वो ऑब्वियस नहीं रह जाता है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि वो जब ये रिवीज़न कर रहे हैं तो प्रॉब्लम्स को करते चलें। सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके थ्योरी पढ़ते ना चलें कि हाँ, ये फ़ॉर्मूला हो गया, चलो हो गया। 2-3 प्रॉब्लम्स तो 4 प्रॉब्लम्स करनी पड़ेंगी। और फिर डायनामिक्स स्टैटिक्स में भी मैं कोशिश ये करता था जो पोर्शन मुझे हम पहले से आ रहा है, मैं उसी को फिर से रिवाइज़ कर लेता था। और फिर जो 1-2 चीज़ें हैं जैसे केपलर्स लॉज़ या ऑर्बिट्स अंडर सेंट्रल फोर्सेस हैं, तो पढ़ लिया, बट इतना टाइम नहीं है उस समय रिवीज़न में कि सारी प्रॉब्लम्स कर पाएँ। तो मैं थोड़ा-सा छोड़ भी देता था वो पोर्शन कि चलो टेस्ट सीरीज़ में जब आएगा तो मैं तब उसके थ्रू उसको रिवाइज़ कर लूँगा। क्यों वो मेरी अपनी मतलब मेरी जो मुझे ये पता रहता था कि ये टॉपिक मेरे लिए ईज़ी है और ये टॉपिक बहुत टफ पड़ता है। तो जैसे अब मैंने जैसे आपको बताया ऑर्बिट्स अंडर सेंट्रल फोर्सेस था, तो इसमें प्रॉब्लम्स जो भी आ रही हैं आपकी,
तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट तो 2 या 3 है, लेकिन जब आप उसको सॉल्व करते हो ना, तो जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, वहां पर आपको पता होना चाहिए पहले से कि इसमें हमें क्या पुट करना है। इंटीग्रेशन जब वो हो रहा है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमको किसको किसके इक्विवेलेंट रख के और तब ये सॉल्व होगा। अगर आपने वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की है पहले, तो फिर जब आप इसको करते हो तो आप इक्वेशन फॉर्म कर लोगे, सारी इक्वेशन फॉर्म कर लोगे, मगर कैलकुलेशन वाले पार्ट में आपको प्रॉब्लम बहुत होगी। मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप ऐसे होगा नहीं, मगर प्रॉब्लम होगी, फेस करोगे डिफिकल्टी वहाँ पे। और क्विक डिसीजन मेक करना होता है। आपने अगर एक बार भी गलत पुट करा और आप 6 स्टेप 8 स्टेप के बाद पहुँचे और वो प्रॉब्लम और कॉम्प्लेक्स हो गई, इंटीग्रेट नहीं हो पाया, तो फिर आपको वो कट करना पड़ेगा। कट करेंगे, आप दोबारा सोचेंगे, तो आप एक तो वहाँ पे की स्पेस आपने लूज़ कर दिया, टाइम खराब कर दिया, और आप स्ट्रेस में भी आ गए कि अरे! अब क्या करें? तो इसलिए जो ये जो पोर्शन है, और मतलब जिसमें बहुत मैंने पहले भी बताया कि जिसमें बहुत लंबी कैलकुलेशन है, तो उनको आप श्योर होने चाहिए पहले से, तब आप अटेम्प्ट करो। वरना 20 मिनट लगाकर आप प्रॉब्लम का आंसर नहीं निकला तो वो ज़ीरो हो जाना है। ये मतलब बॉटम लाइन यही है, ज़ीरो हो जाना है। स्टेप मार्किंग नहीं मिलती है। पेपर 2 में मेरा मतलब वही था, 165 से 170 ही सही बना करेक्ट अटेम्प्ट, तो उसी हिसाब से 125 नंबर आया। जो मैंने 50 या 60 नंबर का किया हुआ था, वो या तो लास्ट स्टेप गलत थे उसमें, या वो 1-2 स्टेप पहले मैंने छोड़ा था। तो अगर स्टेप मार्किंग होती, वो डेफ़िनेटली वो 60-70 में मुझे 30-40 मिल जाता। क्योंकि ऑलमोस्ट 95% ऑफ द पोर्शन वो करेक्ट है, सिर्फ़ लास्ट स्टेप गलत है। बट ऐसा है नहीं, वो ज़ीरो हो जा रहा है। तभी वो 125, मैं इतना ही एक्सपेक्ट कर रहा था जब सर से लास्ट ईयर बात हुई थी कि सिर्फ़ करेक्ट का ही काउंट हो रहा है। तो 165 था, तो लगभग यही था कि 0.8 का फैक्टर रहेगा 165-70 पे, तो वो 120 से 30 के बीच में कहीं पे पहुँचेगा स्कोर। तो एक्सपेक्टेड लाइन्स पे ही था। सर, जैसे कि अपन थियरी में पढ़ते हैं, सिलेबस होता है मैथोडोलॉजी बेस्ड होता है, या मैथड को अप्लाई कर सकता है। थियरी मैथ्स होता है, प्रूफ के साथ चीजें पढ़ते हैं, बराबर है सर। फिर हैबिट बन जाती है चीजों को प्रूफ के साथ पढ़ना। तो यहाँ पे सर मतलब वो मतलब कैसा होता है, प्रूफ किस लेवल तक मतलब मैटर करता है? देखो, मैथ्स में प्रूफ तो मैटर करेगा ही, वो इसलिए कि जब जो चीज़ आपको थ्योरम के तौर पर कही गई कि ये थ्योरम है, तो वो थ्योरम क्यों है या वो सही क्यों है? थ्योरम का मतलब ये है कि वो हमेशा हर यूनिवर्सली ट्रू है। और यूनिवर्सली ट्रू क्यों है? क्योंकि देयर आर सम डिफाइंड ऑपरेशंस ऑन डिफाइंड वेरिएबल्स, और वो जब वो कर अप्लाई करते हो तो ये रिजल्ट आता है। तो आपको प्रूफ का, जब आप प्रूफ की बात जब करते हो, तो प्रूफ इसलिए पता होना चाहिए ताकि ये आप जो थ्योरम जो आप रट रहे हो, तो आप कैसे ये मानोगे कि ये सही है कि नहीं है? प्रूफ का पता होना चाहिए। और मैथ्स में ये हम लोग जब करते हैं, बात करते हैं, तो ये होता है कि अगर प्रूफ वाला क्वेश्चन ज़्यादा आ गए तो वो टफ हो जाता है, क्योंकि हम लोग उस वाले पोर्शन को हमेशा नेग्लेक्ट करते चलते हैं। ऐसे कितने क्वेश्चन जो आप प्रूफ पता है तो आप आसानी से हैंडल कर पाते हो। तो बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो स्टैंडर्ड मेथड्स पे होते हैं, या लैप्लास हो या बिल्कुल। कुछ फिजिक्स वाले ऐसे क्या पता का मतलब लाइक जैसे अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात करें, तो प्रूफ पता है कि ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर पॉसिबल होता है। जब नहीं पता उसने पढ़ लिया है इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होता है, तब ये पता भी कि अल्टरनेटिव इंटीग्रेटिंग फैक्टर एग्जिस्ट करता है। तो ऐसे मतलब कितने परसेंट क्वेश्चंस होते हैं जिनका प्रूफ पता होने से जल्दी अप्रोच हो? मैं सिलेबस वाइज बोल देता हूँ। जैसे लीनियर अलजेब्रा में मैंने अभी बताया था, सिमेट्रिक, इसकी सिमेट्रिक इस टाइप की जो रहता है हर्मिशियन, तो उसकी प्रॉपर्टीज को जो, क्योंकि अल्टीमेटली क्या, जो हम लोग जो भी थ्योरम्स है ना जो प्रूव कर रहे हैं, वो उसकी प्रॉपर्टीज के थ्रू कर रहे हैं। अगर आपको प्रूफ पता है तो आपको प्रॉपर्टीज पता है, प्रॉपर्टीज पता है तो आपको प्रूफ पता है। इस टाइप से चलता है। तो वो वाले पोर्शंस जैसे कैलकुलस है, वहाँ पे जरूरत नहीं रहती है। ओडी में भी अगेन ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है। क्लैरियट जो एक पार्ट है, क्लैरियट्स इक्वेशंस, वहाँ पे थोड़ा-सा पता होना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, कैसे आ रहा है। बाकी वहाँ पे नहीं रहता है। लाप्लास वगैरह में रहता है ज़रूरी, क्योंकि जो लाप्लास का वो जो टर्म है शुरू में इंटीग्रेटिंग वाला, वो अगर आपको पता है तो आपको इवन, मान लीजिए आप भूल भी गए हो, उसका अचानक से आपको फ़ॉर्मूला याद नहीं आ रहा है कि एल इनवर्स फॉर दिस इज़ व्हाट,
तो आप उसको कर सकते हो, मतलब ये वहाँ पे ये रहता है। डायनेमिक्स स्टैटिक्स में कुछ ऐसा खास यूज नहीं होता है इसका, कैटनरी में रहता है। कॉमन कैटनरी की जो हमारी इंट्रिंसिक इक्वेशन रहती है और दो चार प्रॉपर्टीज रहती हैं जो हमने वो उसका बनाया, तो उसके बेसिस पे सारी जो इक्वेशंस हैं हमें सारी डेराइव कर सकते हैं। लगभग 15 से 18 क्वेश्चन इक्वेशंस वहाँ पे बनती हैं, और अगर आपको इवन उसमें 2 या 3 ही याद हैं, लेकिन आपको पता है कि उसको अब आगे कैसे करना है, तो जो प्रॉब्लम में पूछा जाता है कई बार, तो वो वहाँ से प्रूव हो जाता है। तो आपको वो जो मेथोडोलॉजी है कि कैसे एक इक्वेशन से दूसरे पे जंप कर रहे थे, कि अगर वाई और एस और सी कॉमन कैटेगरी में वो रहता है, उसके बीच में एक रिलेशन है, तो एक्स, एस और सी में कैसे निकालना है, तो वाई और एक्स का जो रिलेशन था उसको पुट करके और कैसे आगे बढ़ना है, तो वहाँ पे वो यूज़ होता है। वेक्टर एनालिसिस में भी जो प्रूफ वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो आइडेंटिटीज हैं हमारी वेक्टर आइडेंटिटीज हैं, जैसे डेल डॉट ए क्रॉस बी इस टाइप से जो उसका, तो वो डायरेक्ट पूछते भी वहाँ पे प्रूफ ही पूछते हैं एक्चुअली में, कि ये इक्वेशन ये ऐसा कैसे है, तो वहाँ पे आपको वो पता होना चाहिए। फिर अलजेब्रा में तो अगेन सारा कुछ, सारा थ्योरम ही प्रूव ही करना है, उसका तो प्रॉब्लम ही वही है। और रियल एनालिसिस में भी जो कॉची सीक्वेंस वगैरह है, और तो कॉची सीक्वेंस जैसे अब आपका ये कॉची सीक्वेंस की जब बात होती है तो उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि ये ऐसा ऐसा होता है, तो ये कन्वर्ज करेगा, या फिर ये नहीं होगा तो ये पक्का डाइवर्ज करेगा। तो उसका जो प्रूव है वो ही, उसके जो कॉची सीक्वेंस से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं, वो जो प्रूफ में हमने किया, क्योंकि प्रूफ जो था वो जनरल था, तो वो सभी पे अप्लाई होता है उसके बाद, तो वहाँ पे उसको अंडरस्टैंड करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। देन जो फंडामेंटल थ्योरम्स हैं इंटीग्रल कैलकुलस की, तो मुझे लगता है वहाँ पे उनका प्रूफ पता होना चाहिए, क्योंकि वो पूछा जा सकता है कभी भी, मतलब वो क्योंकि बहुत बेसिक है, तो वो पता होना चाहिए। और उसमें 4-5 प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे, जब हम फंडामेंटल्स थ्योरम की बात करते हैं ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस में, उसी से डेराइव, मुझे याद नहीं आ रहा है नाम। तो उसमें उसके जो प्रूफ्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं 4। हाँ, रीमान की, हाँ। रीमान इंटीग्रल में ये रीमान इंटीग्रेबल है या नहीं है, उसको प्रूव करने के लिए हमारे पास 4 या 5 प्रॉपर्टीज देते हैं कि ये अगर हो रहा है तो ये रीमान इंटीग्रेबल है। तो जो वो उसके प्रूफ हम लोग ट्रेडिशनली नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछे जा सकते हैं। और क्योंकि वो जो उसको प्रूव करने का तरीका है वो काफ़ी अलग से स्टेप्स हैं। आपको वो दिखेगा कि हाँ ये हो रहा है, मगर आप उसको लिखोगे अगर ना, अपनी जो टूटी फूटी लैंग्वेज है, वो पक्का 0 मिलना है वहाँ पे। तो जो उसके बुकिश लैंग्वेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो रीमान इंटीग्रेबल जो उसकी वो प्रूव करते हैं, उसके जो 4 प्रॉपर्टीज हैं, उसको वो क्यों प्रॉपर्टीज हैं कि अगर ये होगा तो पक्का रीमान इंटीग्रेबल है, क्योंकि हम लोग किसी भी फंक्शन को जब रीमान इंटीग्रेबल वहाँ पे वो प्रूव कर रहा है, तो हम वो डायरेक्ट प्रॉपर्टीज यूज कर रहे थे। प्रॉपर्टीज आई कहाँ से वो यूज नहीं कर रहे थे, तो प्रॉपर्टीज आई कहाँ से, उनका जो प्रूफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है आने वाले सालों में भी। और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में मतलब कॉम्प्लेक्स में डायरेक्ट प्रॉब्लम आती है, मतलब वहाँ पे प्रूव नहीं भी पता है एक बार को, यानी सारे स्टेप्स नहीं पता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें जो एक लास्ट वाला हिस्सा है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, यहाँ पे लास्ट वाला हिस्से में कौन सा चीज़ आता है? हाँ, हाँ, कंटूर इंटीग्रेशन तो है। कंटूर इंटीग्रेशन तो मान लीजिए वहाँ पे 4 स्टेप हैं, 4 तरीके की प्रॉब्लम्स है और उसी तरीके से जाना है, मगर उसके बाद थोड़ा सा हिस्सा थ्योरेटिकल है वहाँ पे। तो वो जो थ्योरेटिकल वाला हिस्सा है सबसे लास्ट में कॉम्प्लेक्स में, उसमें भी प्रूफ्स हैं, मतलब सारे वो थ्योरम्स हैं और उसका प्रूफ है। तो वो वाला भी लास्ट ईयर जो मैंने बताया था आपको कि मैं एक्सपेक्ट ज़्यादा कर रहा था, वही वाली प्रॉब्लम्स आई थी, और मैंने वो जो बुकिश लैंग्वेज थी उसको यूज़ नहीं किया था। उसकी अंडरस्टैंडिंग जो मेरी थी मैंने उस तरीके से लिखा था वो, और वो 0 हो गया था।
तो उस वाले हिस्से में जो प्रॉब्लम्स है, इवन जो लॉरेंट सीरीज वगैरह है कि उसमें जो एक प्रिंसिपल पार्ट होता है और तो उसका भी प्रूफ है वहाँ पे, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के प्रूफ्स भी अगेन इम्पोर्टेंट हैं उस वाले पोर्शन के। और पीडी में जो हमारी हीट इक्वेशन है, लाप्लास इक्वेशन है, स्ट्रिंग इक्वेशन है, तो वो तो प्रूव ही है सारा, मतलब बाद में वो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि ये उसकी इक्वेशन दे दी गई और फिर आप उसको तमाम 3-4 पेज की वो जो कैलकुलेशन है, सारे स्टेप्स स्टेप बाय स्टेप आप जाते रहते हो। हाँ, न्यूमेरिकल एनालिसिस में आप जैसे जो न्यूटन्स के फॉरवर्ड एंड इवन न्यूमेरिकल एनालिसिस का मैं ये बोलूँगा, जितने भी मेथड्स हैं हमारे ना, तो उनका जो प्रूफ है वो इम्पोर्टेंट है। और उसमें खासकर एरर इंटरप्रिटेशन, जो एरर एनालिसिस है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एरर एनालिसिस करने जब हम करने जाते हैं वहाँ पे, तो काफ़ी लंबी कैलकुलेशंस हैं और उसमें भी अगेन आपको फिक्स स्टेप्स हैं, वैसे ही करनी होती है वो। अब वो डायरेक्ट पूछने लग गए हैं, वो आपसे इस टाइप से रहता है 5+10 करके देंगे प्रॉब्लम में, तो आप पहले तो आप उसको प्रूव करो और फिर उसकी एरर एनालिसिस जो करा रहे हैं तो वो 10 नंबर का होगा कि आप इसके एरर एनालिसिस करके दिखाओ, तो वो इम्पोर्टेंट है। दूसरा, उसमें जैसे न्यूटन्स का फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटरपोलेशन मेथड्स हैं, तो हम लोग उसमें स्टेप जैसे U0, U1, U2, U3 इस तरीके से निकालना है आगे के स्टेप्स। अब वो रिवर्स में भी जा रहे हैं, U-1, U-2, तो वहां पर भी हमें जब तक ये नहीं पता होगा कि ये आया कहाँ से था, तो हम लोग नहीं कर पाएंगे फिर वहां पे। तो जितने भी न्यूमेरिकल एनालिसिस के मेथड्स हैं, उनका जो फॉर्मूला आता है, जो हम लोग एक ही पेज में आ जाएगा सारा, लेकिन उनके जो सारे प्रूफ्स हैं वो हमें पता होने चाहिए। जो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है, ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन्स रूल्स, गॉसियन क्वाड्रेचर को तो कई बार डायरेक्टली पूछ भी दिया उन्होंने। और गॉसियन क्वाड्रेचर में एक रहता है कि सिंगल पॉइंट, डबल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट, तो सबके अलग अलग फॉर्मूला होते हैं। तो वो कैसे आ रहे हैं कि हम लोग वो C1W1 + C2W2 करके निकालते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप जाते हैं C1W1 स्क्वायर प्लस, तो वो एक मेथड है। और एटलीस्ट 3 या 4 पॉइंट तक का आपको पता होना चाहिए, आपने वो कर रखा होना चाहिए, और वो उस हिसाब से वहाँ पे कुछ भी प्रूव करा सकते हैं कि ये 3 पॉइंट दे देंगे और फिर उसका फॉर्मूला ही निकलवा देंगे कि ये पॉइंट दिए हैं और अब इसका आप फॉर्मूला जो गॉसियन क्वाड्रेचर फॉर्मूला निकलेगा वो निकालो। तो ये उन्होंने आई थिंक लास्ट ईयर भी पूछा था, लास्ट ईयर था गॉसियन क्वाड्रेचर का, जिसमें वो फॉर्मूला का प्रूफ ही निकलवाया था। देन लॉजिक गेट्स में थोड़ा बहुत रहता है कि वो नैंड से नॉर या एक्सॉर से नैंड, इस टाइप से जो एक गेट से दूसरे गेट तक कैसे पहुंचना है वो पूछ देते हैं वो भी डायरेक्ट, तो वो ज़्यादा टफ नहीं है, इजी होता है। और मैकेनिक्स और जो फ्लूइड डायनेमिक्स वाला लास्ट वाला पार्ट है, तो उसमें सर ने जो वीडियोस हैं, जो उसमें जैसे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स करके एक एक या दो उसमें वीडियोस हैं, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं क्या। और उसको जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट जब आप समझ जाओगे, तो जो हैमिल्टन इक्वेशन है और जो लाग्रांजेस है, वहाँ पर आपको जो प्रॉब्लम आएगी, अगर आपने वो नहीं भी देखी, तो आपको कौन से जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स वहाँ पे यूज़ करने हैं, इसलिए ज़रूरी है वो पता होना। तो उस तरीके से देख सकते हैं। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो अगेन वो प्रूव है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो आप कुछ तो प्रॉब्लम्स जो डायरेक्ट होती हैं कि ये लैमिना है तो उसका क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ट्रायंगुलर प्लेट है क्या होगा, लेकिन अब वो उसके बियॉन्ड पूछते हैं, अब वो कुछ और, तो वो आपको जब तक मेथोडोलॉजी नहीं पता है कि हम ये जो हमने रिजल्ट यूज़ कर रहे थे, कैसे वहाँ तक पहुँचे थे, तो आप उसको डिराइव नहीं कर पाएँगे। इस वाले पेपर में भी इस बार 6th वाले क्वेश्चन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे क्वेश्चन था, आई थिंक 15 मार्कर का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे हर साल क्वेश्चन आना है और ये पता रहना चाहिए, मतलब इसके जो प्रूफ्स हैं वो सारे पता होने चाहिए कि कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके। जो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं वो पता होना चाहिए। और देन उसके बाद फ्लूइड है। फ्लूइड में अगेन जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है और यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशंस है। बहुत ईज़ी हिस्सा है, प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इक्वेशन से काम चल जाएगा। बट जब हम इवन स्ट्रीमलाइन्स और पोटेंशियल फ्लो, पाथ ऑफ अ पार्टिकल, पाथ लाइन, स्ट्रीक लाइन, ये सारी चीज़ें निकालते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट निकलती हैं, उसमें प्रूफ की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
बट थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये इक्वेशन आई है तो आई क्यों है, क्योंकि अब जो प्रॉब्लम्स वो पूछ रहे हैं तो क्या है कि सपोज जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है उस एक इक्वेशन से क्या पोटेंशियल फ्लो है वो निकल सकता है, क्या स्ट्रीम लाइन्स बनेगी क्या निकल सकता है, तो वो क्या स्टेप्स के थ्रू जा रहे थे ये पता होना चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्टली कमांड कर सकते हैं कि हमको जो आंसर निकालना है वो इस के रास्ते से ही निकालना है। मतलब एक है इजी कि हाँ 2+3 हमें पता है 5 होता है, तो हम लोग 5 को जब लिखना है तो 2+3 लिख सकते हैं। फिर वो कहे नहीं इसमें 100 का यूज करो, तो 100 - 95 = 5 लिखना पड़ेगा। तो मेरा यही है कि अगर वो कमांड देंगे तब आपको स्पेसिफिकली उसी तरीके से करना पड़ेगा। और न्यूमेरिकल एनालिसिस के भी क्वेश्चन में वो कमांड देते हैं कुछ ना कुछ कि इसको इस तरीके से करना है, क्योंकि वो तो इंटीग्रेशन है वो तो कैसे भी कर सकते हैं, बट वो प्रॉब्लम न्यूमेरिकल की है। उसमें उन्होंने बोल दिया कि आपको सिम्पसन्स का 1/3 रूल यूज करना है या 3/8 वाला रूल यूज करना है। एक और उसमें ये रहता है कि 1/3 है या 3/8 वाला जो रूल है, तो कई बार होता है पूछ देते नहीं, ये लिखते हैं कि सॉल्व इट बाय सिम्पसन्स रूल, ठीक है। अब आपको ये नहीं पता है कि 1/3 यूज़ करना है या 3/8 वाला यूज़ करना है। तो उसमें आप एक बार ये देखना कि जो उसका फ़ॉर्मूला है, तो फ़ॉर्मूला में जो टर्म्स हैं कि 6 टर्म्स होंगे तो क्या यूज़ होगा, 7 होंगे तो क्या यूज़ होगा और 9 होंगे तो क्या यूज़ होगा। तो उसको एक बार आपको खुद से आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा। ईज़ी है, मतलब एक बार आपको बस गौर करने वाली बात है, ताकि जब एग्ज़ाम में वो पूछा जाए ना सिम्पसन, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे 3/8 लगना है, क्योंकि गिवन कि ये 6 या 7 वो दिए हुए हैं। 4 या 5 होते हैं तो ये यूज़ होना है। तो वो जो 3 फैक्टर और 4 फैक्टर वाली बात है, वो आपको पता होना चाहिए। ये तो ओवरऑल मतलब हो गया मैथ्स का। मैं एक बार क्वेश्चंस देख लेता हूँ इसमें। आप लोग भी अगर कुछ और क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। तो एक क्वेश्चन इसमें ये सोर्स का है, तो मैंने तो वही बेसिक जो बुक्स में अगर है तो मैंने ज़्यादा बुक्स नहीं ढंग से फॉलो की थी। कृष्णा स्टेज की बुक्स थी कुछ-कुछ, उनको फॉलो किया था। कटारिया सर के शॉर्ट नोट्स को फॉलो किया था, अपने भी बनाए थे मैंने बाद में। तो जो कटारिया सर के नोट्स थे, उसी को मैंने मतलब जो चीज़ें उसमें कम मुझे लगी कि अच्छा ये भी और ऐड कर देते हैं, तो वो कर लिया। दूसरा जैसे कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें मुझे लगता था कि मेरे नोट्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब ज़्यादा सही रहेगा कि खुद से पूरे बना लेते हैं। जैसे 3D वगैरह के थे तो मैंने दोबारा से बना दिए थे वो, क्योंकि आपकी अपनी-अपनी अंडरस्टैंडिंग है, आप सभी के नोट्स वो कि क्या हिस्सा उन्होंने छोड़ दिया और क्या हिस्सा उन्हें याद था हमेशा के लिए। हमें हो सकता है दूसरा कुछ रहे, तो वो किया था मैंने। और स्टैंडर्ड बुक्स का मैंने बहुत यूज़ नहीं किया है एज़ सच कि प्रॉब्लम्स को वहाँ से 40-50 यूज़ की हूँ। बट हाँ मतलब जो जैसे अब कैलकुलस वाला पार्ट है, लिमिट्स, डिफरेंशिएबिलिटी वगैरह है, तो वो जो नोट्स हैं उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स दी रहती हैं ऑलरेडी, उन्हीं को कई बार किया हुआ है। हर बार मेंस में वो उन्हीं को कर रहे थे तो काइंड ऑफ मतलब रिपिटेटिव रिवीजन ही चल रहा था वो। और मैंने बताया कि जब भी मैं ये कर रहा था तो प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व कर रहा था, तो इसलिए मुझे टाइम भी ज़्यादा लगता था। कुछ फ्रेंड्स थे जो प्रॉब्लम्स को करने के बजाय डायरेक्टली पहले जो उनके अपने शॉर्ट नोट्स थे तो उसको 2-3 दिन में रिवाइज़ कर देते थे। तो एक अप्रोच वो भी होती है। बट वो उस अप्रोच तक पहुँचने में पहले आप कई बार रिवाइज़ कर चुके होते हैं। फिर वो होते थे कि डायरेक्ट फिर उसके बाद क्वेश्चन क्या मॉक टेस्ट पेपर उठाना। ये टेस्ट सीरीज़ की भी यूटिलिटी पीवाईक्यू का मैथ्स में तो काफ़ी रोल है, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स हैं, जो थीम्स हैं, वो लगभग-लगभग सेम सी हैं। नए क्वेश्चन जो बन रहे हैं, जैसे पिछले 3-4 सालों के अगर आप पेपर उठाओगे, तो आप ये देखो कि हर पेपर में उन्होंने 2 से 4 प्रॉब्लम्स ट्रेडिशनल बुक सोर्स के अलावा पूछी हैं। तो एक कहीं न कहीं ये आपको इनसाइट मिलती है कि यूपीएससी में जो क्वेश्चंस पेपर आगे वाले आने वाले सालों में बनेंगे, तो वो किस तरीके का इनोवेशन यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके के नए क्वेश्चंस बना सकते हैं। लास्ट ईयर जैसे लास्ट ईयर वाले में जैसे अभी काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्स के प्रूफ्स पूछ दिए थे। तो किसी भी टॉपिक में पूछे जा सकते हैं आने वाले सालों में। मतलब उन्होंने जो प्रूफ दिए, पूछे 3 या 4, तो वो कहीं न कहीं ये हिंट है कि आपको ये पता होने चाहिए। आप अगर कल को रीमान इंटीग्रेबिलिटी की जो कंडीशंस हैं, उसके प्रूफ्स पूछ देते हैं, तो आपको शॉक नहीं होना चाहिए।
वो हम लोग अवॉइड कर रहे हैं। तो हम लोग को प्रीवाइक्यूज इसलिए करने पड़ते हैं ताकि पता चले। दूसरा लास्ट ईयर ही एक क्वेश्चन था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, जब उसमें जो हम लोग करते हैं क्वेश्चन, तो उसमें ई की पावर 2 पाई आई टी करके जब होता है एक्सप्रेशन, तो 2 पाई मतलब होता है कि एक सर्कल हमने मारा और उसका जो वैल्यू आई वो हो गई। उन्होंने पूछा था 4 पाई आई टी करके या 6 पाई आई टी, 4 पाई आई टी आई थिंक था। तो आपका जो रिजल्ट आया था आपको उसको डबल करना था। लेकिन वो मतलब वो वही है, जब आपका अंडरस्टैंडिंग है कि ये क्यों किया गया तभी आप कर पाओगे। तो इस तरीके से करते हैं। लास्ट ईयर सिमिलरली एलपीपी की 10 मार्कर जो कंपलसरी प्रॉब्लम थी, वो ट्रेडिशनली जो क्वेश्चंस होते हैं ना एकदम उससे अलग थी। उसमें आपको खुद केसेस कई सारे सोचने पड़ रहे थे, और उन केसेस को सोचने के बाद आप ये डिफाइन कर रहे थे कि कौन से वेरिएबल्स को यूज करना है, और फिर आप ये डिफाइन कर रहे थे कि अब वो जो ऑप्टिमलिटी के लिए जो इक्वेशंस बनानी है वो कैसे बनानी है। तो जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं, तो आप उससे ये आइडिया लगाते हो कि ये इस तरीके के आ सकते हैं। उससे 2000 आई थिंक 20 वाले में अलजेब्रा में फील्ड एक्सटेंशन वगैरह पूछ रखा था। तो अगेन वो किसी ने नहीं पढ़ा होता है, मगर जब एक बार वो पूछा जा चुका है तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आने वाले 2 से 3 सालों में दोबारा से उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अगेन पुट किया जा सकता है। तो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब दोनों पेपर्स के लिए। फर्स्ट पेपर में भी जो ये स्टैटिक्स डायनामिक्स वाला पोर्शन है उसके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे डिलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल है, अब उस पे प्रॉब्लम आती है बट वो वहाँ पे समझ नहीं आती है कि ये कहाँ से पूछी है। उन्होंने लिखा तो है नहीं, कि कई बार लिख देते हैं, कई बार नहीं भी लिखते हैं। तो ये कि ये पर्टिकुलर जब प्रॉब्लम इस तरीके से लैंग्वेज है तो कौन-सा मेथड यूज़ हो रहा है, इस बात को भी जानने के लिए मतलब ज़रूरी है। एरर एनालिसिस जो न्यूमेरिकल में होना शुरू हुआ अभी के सालों में, तो अब हर साल आ रहा है लगभग। तो ये जो 4 टॉपिक हैं स्टैटिक्स एंड मैकेनिक्स और फ्लूइड है, ये सारे टॉपिक आपने रिपीट करे थे या कुछ आपने देखो, अभी तो अब मेरा चौथा मेंस हो गया था, तो ऑलमोस्ट सब कुछ पढ़ा है, लेकिन हर एक चीज़ याद नहीं है मुझे अभी। एग्ज़ाम देने जा रहे थे तब भी याद नहीं थी। जैसे इस वाले हिस्से में मैकेनिक्स वाले नहीं, फ्लूइड डायनामिक्स वाले में याद है 2 डायमेंशनल एंड एक्सिस सिमेट्रिक मोशन। तो इसको मैंने काफ़ी सारा किए थे क्वेश्चंस, जो सर के सीरीज़ फॉलो की थी यूट्यूब पे, उस उसमें कई सारे लेक्चर्स इसी पे थे और मैंने किए भी, उनको कई बार रिवीजन भी किया। मगर मैं ये श्योर था कि अगर ये प्रॉब्लम आएगी तो मैं करूँगा नहीं फिर, क्योंकि बहुत लेंथी सी कैलकुलेशंस हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रहे हैं वहाँ पे, जो एक भी स्किप किया तो कुछ नहीं होगा उसमें। तो मैं श्योर था कि कुछ-कुछ चीज़ें तो बिल्कुल नहीं करूँगा। ऑर्बिट्स अंडर सेंट्रल फोर्सेस का भी यही था कि प्रॉब्लम आएगी तो मैं प्रेफ़र करूँगा कि कोई दूसरा क्वेश्चन कर लूँ, क्योंकि वहाँ पे लिबर्टी रहती है। बट पता होना चाहिए, मतलब जैसे मान लीजिए ये मतलब वही है, पता ना भी होगा तो भी अगर आप बीच में फँसोगे तो भी ज़ीरो रहना है। लास्ट तक पहुँचे आंसर नहीं आया तो भी ज़ीरो रहना है, और आपने कंप्लीटली ब्लैंक छोड़ दिया तो भी ज़ीरो ही रहना है। कंप्लीटली ब्लैंक छोड़ने में फ़ायदा ये है कि आपका वो समय बचेगा, वो हो सकता है आप दूसरी जो क्वेश्चन्स हैं, उनको आप डबल ट्रिपल चेक कर सकते हो कैलकुलेशन के उससे। तो वो एक रहता है। 4 अटेम्प्ट ये टॉपिक जैसे आपको पहले मैथ्स वालों की ज़्यादा करने मैंने इसको एड्रेस किया था कि जीएस के, क्योंकि मैंने हमेशा मैथ्स को प्रायोरिटी पे रखा और उसको पहले करना शुरू किया। जीएस के लिए उतना समय नहीं मिला। तो जब अब लास्ट में आप लास्ट के 1 महीने में जीएस उठाते हो, आप करना शुरू करते हो, तो आपके पास ऑलरेडी टाइम कम होता है। तो आप टेस्ट सीरीज़ नहीं दे पाते हो। कोई टेस्ट पेपर जो वो 3 घंटे में लिखना और उसको इवैल्यूएट कराना, वो हिस्सा छूट जाता है। क्योंकि मैं मेंस के बाद भी ये एफर्ट नहीं डाल रहा था कोई भी, तो वो सिर्फ़ मैं उतनी प्रिपरेशन बस उसी बीच फ़ेज़ में कर रहा था। तो ये हर साल मेरा सेम रहा। इस बार मैंने ये किया था कि एसे और एथिक्स को मैंने शुरुआत से प्रीलिम्स के जस्ट बाद से करना शुरू कर दिया था। जुलाई तक कर भी लिया था एसे और एथिक्स दोनों। मतलब मोस्टली मैंने अपने आप ही किया है। तो ये वाला भी एक हिस्सा है जहाँ पे आप इम्प्रूव कर सकते हो, गाइडेंस ले लो तो ज़्यादा बेटर है। मैं वो जो होता है ना कि ट्रायल एंड एरर वाला,
मैंने ये ट्राई किया, गलत आया, फिर कुछ नहीं, जीएस का क्लास नहीं किया था। उसको जैसे अब जो बेसिक एनसीईआरटी सोर्सेस हैं, पहले प्रीलिम्स के लिए जो करते हैं, तो बेसिक एनसीईआरटीज़ मैंने खुद से पढ़ी थी। उसके बाद जो मृणाल सर की 1-2 सीरीज़ वगैरह हैं, ज्योग्राफी वगैरह की हैं, वो की थी। और बाकी हिस्सा जैसे इकोनॉमी जब पढ़ना था तो श्री राम के इकोनॉमी नोट्स करके तब एक आती थी बुक, उस समय 300 पेज के अराउंड रहती, तो वो खुद से पढ़ी थी। तो मेरा ये अंडरस्टैंडिंग ये थी कि कोई भी जो कॉन्सेप्ट्स वगैरह है वो सारा उतना मुश्किल नहीं लगता था मुझे, तो मैं खुद से ही कर रहा था। और मेंस वाले हिस्से में राइटिंग में मतलब पेपर कंप्लीट करने में मुझे प्रॉब्लम कभी नहीं होती थी। लेकिन कंटेंट मेरा वीक रहा है थोड़ा-सा। इस बार 396 मार्क्स थे, तो एवरेज से हैं। मतलब अच्छे भी हैं बट एवरेज ही हैं, मतलब 400-440 तक भी लोग गए हैं, 470 तक भी गए हैं। तो वहाँ पे अगेन इम्प्रूव किया जा सकता था। एथिक्स वाले में मैंने काफ़ी टेस्ट उसी के 6 5-6 इस बार दिए थे। लेकिन अगेन प्रॉब्लम एथिक्स में मुझे 105 मिले हैं, तो वो कम है इस बार के हिसाब से। प्रॉब्लम ये हुई कि जो केस स्टडीज़ हैं, सिमिलर सी केस स्टडीज़ थी, अगर आप लोगों ने पेपर देखा होगा। सिमिलर सी केस स्टडीज़ थी, तो वहाँ पर आपसे डाइवर्स आंसर्स की डिमांड है, कि जो आंसर्स आपने एक बार दे दिए सिमिलर सी सिचुएशन के लिए, आप नेक्स्ट जब सिचुएशन तो कुछ नए टर्म्स यूज़ करो, कुछ नए टर्मिनोलॉजीज़ लेकर आओ, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स लेकर आओ। मैंने क्योंकि इस बार टाइम का बाउंडेशन था, उस समय मैं भूल गया। मैंने काफ़ी मेहनत कर रखी थी, मतलब इवन लेटर वाइज़ मैंने याद कर रखे थे कई सारी वैल्यू सिस्टम्स, वैल्यूज़ और मोरल्स और जो सारे हमारे फाउंडेशनल वैल्यूज़ हैं, मगर वो उस दिन याद नहीं आए वहाँ पे। और वो याद नहीं आया तो टाइम का मैं करता लिखता जा रहा वही सिमिलर से, तो वो मुझे लगता है केस स्टडी वाला जो पार्ट था मेरा वो खराब हुआ। एथिक्स वाले में एक ये भी चीज़ रहती है कि जो शुरू के 13 क्वेश्चंस होते हैं 10 मार्कर्स, और फिर 6 केस स्टडीज़ होती हैं 20 मार्कर। तो आप इसको मैथमेटिकली अगर देख रहे हो तो ये क्योंकि आपको 120 नंबर हैं केस स्टडीज़ में, और वहाँ पे लगभग-लगभग 1 पेज की केस स्टडी है, और फिर 4 से 5 क्वेश्चन्स हैं उसमें। तो आपको 6 पेज पढ़ने भी हैं, समझना भी है उसको पूरे तरीके से, और उसके बाद उसके आंसर करने हैं जो-जो लाइन्स पे उन्होंने पूछा है। दूसरी तरफ है आपके 130 मार्क्स, 13 क्वेश्चन्स, सीधा क्वेश्चन है, सीधा उसका आपको लिखना है उसमें। तो बहुत से लोग इसको ये करते हैं कि केस स्टडी में 2 घंटे लगा देते हैं, क्योंकि आपको पढ़ना है, टाइम तो ज़्यादा लगता है, ये गलत है। 2 घंटे में आप अगर केस स्टडीज़ पे लगा रहे हो, तो जो 13 क्वेश्चन्स है 1 घंटे में फिर आप लिखोगे जब, तो आपकी क्वालिटी जो है वो काफ़ी गिर जाएगी। पैनिक कर रहे होगे आप, 2 पेज जो दिया है इसका अलॉटेड स्पेस है, आप वो भी नहीं पूरा करोगे। सवा पेज लिखा, 1 पेज लिखा, 1.5 पेज लिखा, और एकदम तेज़ी से, क्योंकि पेपर भी कंप्लीट करना है। तो ये ना करा जाए, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल इक्वल टाइम डिस्ट्रीब्यूट हो। केस स्टडी में टाइम ज़्यादा चाहिए, पढ़ना है तो 1 घंटे 35 से 1 घंटे 40 मिनट एट मैक्स रखना चाहिए। बाकी जो 13 क्वेश्चन्स है उसके लिए 80 मिनट, यानी 6 मिनट के हिसाब से रखना चाहिए, 78 से 80 मिनट। ताकि आपकी जो क्वालिटी है वो उन आंसर्स की गिरे ना। केस स्टडी में हो सकता है पता नहीं क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, लेकिन वो क्वेश्चन्स अगर आपने छोड़ रखे हैं शुरू के हिस्से में, तो जब वो आपका केस स्टडी, तो मुझे लगता है कि एक जो साइकोलॉजी ये रहती है कि अगर आपने 2 से 3 किसी भी जीएस पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन भी छोड़े हुए हैं, और एग्जामिनर इस बात को नोट कर रहा है कि आपने ये क्वेश्चन कंप्लीटली छोड़ दिए हैं, तो कहीं न कहीं एक ये भी मैसेज जाता है कि आपने कोशिश तो पूरी की थी करने की। तो जब आपके छूट चुके हैं तो कहीं न कहीं क्वालिटी अदर क्वेश्चन्स में भी आपकी गिरी हुई होगी। और जिसके भी छूट रहे हैं क्वेश्चन्स 1 या 2 क्वेश्चन, तो पक्की बात है कि वो उसने पूरे एफर्ट मारे हैं फिर भी छूटा है, क्योंकि छोड़ना तो कोई नहीं चाह रहा है। तो 4 या 5 क्वेश्चन्स उसके जो लास्ट के होंगे, लास्ट का हाफ ऑवर होगा, उसने बहुत ही तेज़ से लिखा होगा, बहुत चीज़ों को मिस कर गया होगा उस जल्दबाज़ी में, तो क्वालिटी गिरेगी और एग्ज़ामिनर इस चीज़ को नोट करेगा। तो जब आप क्वेश्चन छोड़ते हो, स्पेस छोड़ते हो पेपर में, तो आप कहीं न कहीं ये उसको हिंट दे देते हो। तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मतलब ये पूरा सब्जेक्टिव है। हर एक एग्ज़ामिनर अलग तरीके से इवैल्यूएट कर रहा है, उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, और हर एक एग्ज़ामिनर की अंडरस्टैंडिंग अलग-अलग है। आपका जो भी जीएस में एक क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि कोई फिक्स उसका आंसर है नहीं। सभी की कॉपीज़ में एकदम कुछ कुछ पॉइंट्स कॉमन होंगे, और उसके अलावा बाकी जो सारी बातें होंगी वो डिफरेंट-डिफरेंट होंगी।
तो एग्जामिनर उसमें कितना उसको सही मानेगा या गलत मानेगा या कैसे उसको एवेल्युएट करेगा, कंप्लीटली सब्जेक्टिव है। तो कंट्रोल हमारे कंट्रोल के बाहर की चीज़ें हैं वो। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि वो मिनिमाइज़ कर सकें जो वो रिस्क ले रहे हैं अगर हम क्वेश्चन छोड़ रहे हैं तो। मैथ्स को क्लियर करते समय कौन सा आई थिंक मैंने ये तो कर दिया है कवर। कि देखो मैंने तो उस पीरियड में कभी किया नहीं मैथ्स, मेंस के बाद, तो मिस्टेक ही है ये। करना चाहिए, जिसने किया होगा वो बता सकता है कि वो क्या मिस्टेक्स वहाँ पे कर रहा था। मैंने किया नहीं उस क्या चीज़? तो आइडियली तो आपको हर एक दिन हर एक चीज़ कर लेनी चाहिए, लेकिन हो नहीं सकता। प्रीलिम्स के समय जो लास्ट के 2 या 3 महीने रहते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स अगेन काफ़ी डिमांडिंग होता है, काफ़ी वास्ट आपको सोर्सेज़ को रेफ़र करना होता है, तो शायद उस समय मैथ्स कर पाना बहुत मुश्किल है। प्रीवियसली मैंने 1-2 टॉपर्स को ऐसा सुना है जिन्होंने बोला कि मैं तो लास्ट डे तक भी मैंने मैथ्स किया था। थोड़ा अनबिलीवेबल था, बट अगेन किया भी हो सकता है। क्योंकि मैथ्स मतलब आप 1 या 2 महीने तो छोड़ना मुझे लगता है कि बनता भी है वहाँ पे। कि जीएस जो प्रीलिम्स का सिलेबस है काफ़ी अलग-सा है, काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स से कुछ क्वेश्चन क्लियर है मैथ्स से इस बार नहीं पूछे गए थे, बट प्रिपरेशन तो करनी पड़ती है। कि आपने क्या सोचा? मैंने मतलब गूगल किया था बहुत सारा। मैथ्स मेरा मतलब मैथ्स में मुझे ये एक रीज़न मैथ्स ऑप्शन लेने का मेरा यही था कि मुझे इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है मैथमेटिक्स में, बहुत ज़्यादा पसंद है। नंबर्स नहीं आए वो अलग बात है पहले के अटेम्प्ट्स में, बट फिर भी मैंने छोड़ा नहीं। मैं उसी के साथ परस्यू करता रहा कि तो मतलब मेरी अपना इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो काफ़ी सारे मतलब एंशिएंट मैथमेटिक्स वगैरह भी, वो सब भी चीज़ें मैं रेफ़र करता था। और जो मॉडर्न मैथमेटिशियंस हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो 7 प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए कि किस बारे में बात हो रही है। मैथ्स का एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ क्या है? और बेसिकली मैथ्स का मतलब आपका जो व्यू पॉइंट है कि मैथ्स से आप क्या सीखते हो? क्योंकि मैथ्स जो है वो एक आपको कहीं न कहीं फिलॉसफिकली बोले तो एब्सोल्यूट ट्रुथ की तरीके से है। वो चेंज नहीं होता है। 2 + 3 5 इंडिया में भी है, यूएस में भी है। बट सोशियोलॉजी है या कुछ अदर जो चीज़ें हैं, वो चीज़ें वैरी करती हैं। तो एक ये बात होती है, तो एक क्लैरिटी ऑफ ओपिनियन, क्लैरिटी ऑफ थॉट एज़ अ स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स आपको होना चाहिए। और कहीं न कहीं मैथमेटिक्स आपका एप्टीट्यूड को, आपके एनालिटिकल जो कैपेबिलिटीज़ हैं, उनको भी कैसे इम्प्रूव करता है। तो क्वेश्चन्स उस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं। बाकी जो मैथ्स में हम लोग थ्योरम है, लेमास हैं अ, हाँ? हाँ, ये सारे जो टर्म्स हैं, उनकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये हैं कि क्यों है, इसकी डेफ़िनेशन क्या है? इवन जो हमारी जो वो प्रॉब्लम्स हैं, उसके बारे में भी वो पूछ सकते हैं, मतलब वो पूछते भी हैं। रामानुजन, हमारे जो श्रीनिवास रामानुजन जी हैं, उनका जो फिगर है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है इंडियन मैथमेटिक्स के हिसाब से। तो उससे रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें होती हैं, मतलब मैजिक जो वो स्क्वायर से लेकर के टैक्सी नंबर, और उन्होंने जो भी जीटा फंक्शन से लेकर जो पार्शियल उसकी बात की थी अरे इनफाइनाइट सीरीज़ेस की बात की थी। तो वो सारी चीज़ें रामानुजन मशीन करके हैं, तो कई सारी रामानुजन के नाम पे जो फेलोशिप्स हैं, उसके बारे में। और फेवरेट मैथमेटिशियन पूछ देते हैं या इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ देते हैं, तो ये रहता है। बाकी अभी जैसे अब मेरा बैकग्राउंड सिविल इंजीनियरिंग का था आईआईटी कानपुर से, तो मॉक्स वगैरह में इस तरीके के भी क्वेश्चंस पूछे गए कि सिविल इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स को मिला, मतलब सिविल इंजीनियरिंग में ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो मैथमेटिक्स जहाँ पे लगती है? मतलब ऐज़ इन ये नहीं कि सर सभी जगह कैलकुलेट कर रहे हैं तो नंबर्स तो हैं ही हैं। नहीं, नहीं, वो ऐसे नहीं, वो मतलब दूसरी तरीके से क्वेश्चंस रखते थे। तो इंटरव्यू में ये रहता है कि आपका जो भी बैकग्राउंड है, तो उस बैकग्राउंड में आपस में इंटरकनेक्ट करके आपको क्वेश्चंस फ्रेम भी करना रहता है पहले, और उसका आंसर भी आप सोच के रखो, ये रहता है। फिर आपके डिग्री 17 में। में हाँ, उसके बाद मैंने शुरू किया था प्रिपेयर करना।
ये सारा मतलब ये इंटरव्यू वाला हिस्सा है, मतलब रोल ऑफ मैथमेटिक्स इन मैंने जो अभी बताया ना कि मैथमेटिक्स आपकी लाइफ में, डेली लाइफ में हर एक जगह इन्वॉल्व है। आप जो है उसको कैलकुलेट करने के लिए यूज कर रहे हो, आप उसको टाइम देखने के लिए यूज कर रहे हो, आप जिस सीट पे डेस्क पे बैठे हो ज्योमेट्रिकली वो भी वो रेक्टेंगल है कि सर्कल है, वो हर एक जगह पर डे टू डे लाइफ में है। अब वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे यूज होगी, तो वो आप इस तरह आप खुद से एक बार सोचो उसको कि आपको जो आपका बजट आया उसको कैसे एलोकेट करना है। तो एलपीपी जो आप कर रहे थे, तो तमाम वेरिएबल्स है वहाँ पे, आपको ऑप्टिमली सबसे ज़्यादा रिजल्ट आउटपुट चाहिए, तो आप वहाँ पे यूज़ करोगे उसको। आपकी ग्रुप थ्योरी है सपोज जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में है, तो अब एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में ग्रुप है, तो ग्रुप की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? एसोसिएटिव होना चाहिए, कम्युनिकेटिव होना चाहिए, आइडेंटिटी होनी चाहिए, इन्वर्स होना चाहिए, क्लोजर होना चाहिए। तो आप सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में भी जब आप जाते हो, आपके सबऑर्डिनेट्स होते हैं वहाँ पे, आपके सीनियर्स होते हैं, वहाँ पे भी एक ग्रुप फॉर्म हो रहा होता है, और वो जब ग्रुप फॉर्म हो रहा है तो वो क्लोज होना चाहिए, क्योंकि फिर बात लीक होगी। एसोसिएट कि आपका इनसे रिलेशन है तो यानी कि, और उनका उनसे रिलेशन है तो आपका भी उनसे रिलेशन हो गया। ये इस तरीके के वहाँ पे भी होता है। कम्युनिकेटिव कि अगर हमने आपसे कोई बात कही तो आप भी हमसे कोई बात कह सकें। तो ये आप इस तरीके से भी देख सकते हो कि जो मैथमेटिक्स है, जो उसके कॉन्सेप्ट्स हैं, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हर एक जगह यूज होने हैं। आप मतलब हर एक सिलेबस में जो भी सारे आपके हैं सब चीजें आप उसको सोचोगे तो आपको पता चले कि यार ये सबका रोल है। तो उस तरीके से उसको हैंडल करा जा सकता है। वहाँ पे टाइम कम होता है तो क्रिस्प बोलते हैं कि हाँ ये सर पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3। और मैंने अभी जो बोला वो थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए बोला कि उस पे आप अगर और थिंक करोगे तो आप कुछ नया लेकर आओगे शायद। कुछ मिस्टेक जो आपने बताया नहीं कर कैलकुलेटर वाला, उसके बाद कैलकुलेशन और क्वेश्चंस लाइक एनी अदर जो आपको लगता है आपने किया और हमें नहीं करना। हाँ वही मैंने बोला ना कि जब आप श्योर जो क्वेश्चंस आप उसको पहले जाओ। ऐसे मतलब मैंने क्योंकि कोई प्रिपेयर नहीं की थी लिस्ट, मोस्टली मैंने चीज़ें बताता रहा हूँ, तो ऐसे कैलकुलेशन वाला ही था मोस्टली, यही सारी चीज़ें थी। ओडी वगैरह में जो क्वेश्चन था मैंने बताया कि आप आप प्रैक्टिस उसकी करो और लगातार प्रैक्टिस कई बार करो। और जो जैसे जो सेकेंड ऑर्डर लीनियर इक्वेशंस थी उसमें 4 मेथड्स हैं, तो अब मैंने ये बताया क्लब करना शुरू कर दिया। तो अब प्रॉब्लम ये थी कि मेरे इससे पहले के अटेम्प्ट्स में जो भी ओडी की मैंने प्रॉब्लम्स की उसका मैंने हमेशा गलत किया वहाँ पे। रिजल्ट मेरा आंसर फाइनल नहीं पहुँचा, और सिर्फ इसलिए कि लैक ऑफ प्रैक्टिस थी कि मैंने 2 मेथड्स को एक साथ जब आ जाते हैं, और वैसी प्रॉब्लम्स को मैंने बहुत ज़्यादा मतलब सॉल्व नहीं किया था उसको, 2 या 3 किया और मान लिया कि हाँ कर ही लेंगे, बट वहाँ पे नहीं हो पाया। तो जो टफ टॉपिक्स हैं, जो थोड़ा-सा जहाँ पे रिक्वायर है हार्ड वर्क, वहाँ पे थोड़ा-सा एक्सेस देना चाहिए हमें। बाकी जीएस का मैंने जो बोला कि आप ये क्योंकि मैथ्स के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही फंडामेंटल है कि कैसे दोनों को बैलेंस करना है प्रीलिम्स से मेंस के बीच में। तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ऐसे का एक ऐसा पेपर है कि जो आप मेक और ब्रेक कर देता है। तो ऐसे आपका 4 महीने लगातार करना है वो प्रिपरेशन, लाइक आप डे फिक्स कर लो और आपको ऐसे लिखना है। ऐसे लिखने के पहले कौन से कोटेशंस को यूज़ करना है, कौन से एग्ज़ाम्पल्स, तो आप उसमें रिसर्च करो, नए एग्ज़ाम्पल्स लेके आओ, ओरिजिनल कंटेंट लेके आओ, जो ऑलरेडी मार्केट में है उससे रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो ये एक आप कर सकते हो, टॉपर्स की कॉपीज़ रेफ़र कर सकते हो, टॉपर्स के नोट्स रेफ़र कर सकते हो। वहाँ से आप अपने हिसाब से उन नोट्स को मॉडिफ़ाई करके अपने खुद के बना सकते हो। जहाँ पे जो भी अच्छा लगे उसको यूज़ कर सकते हो। डेली अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कुछ नए एग्ज़ाम्पल्स आते रहते हैं, आप उसको नोट डाउन कर सकते हो कि मैं उसको ऐसे में यूज़ कर सकता हूँ। डायमेंशन वाइज़ आपको जैसे जो पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक इस तरीके के कम से कम 20-22 टर्म्स हैं, वो आपकी उँगलियों पे होने चाहिए। बेटर ये रहेगा कि जैसे आप ऐसे में गए, आप जो शुरू का टाइम मिलता है, आप वो 20-22 टर्म लिख लो एक पेज पे, पीछे वाले रफ पेज जो होता है। और आपको उसके बाद जब आप दोनों, क्योंकि 2 एसेज हैं आपके और दोनों की आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है,
तो आप कहीं ना कहीं उसको यूज तो करोगे, बट आप डायरेक्टली मत करो कि आप कहो मत, मतलब जैसे जो पैराग्राफ चेंज करते हैं हम लोग डायरेक्टली यूज कर देते हैं सोशली, या फिर अगला पैराग्राफ गया तो पॉलिटिकली। उसके अलावा उसको सटली यूज करो, धीरे से इंट्रोड्यूस कराओ। और दोनों एसेज में कोशिश ये करो कि हम अलग अलग डायमेंशंस को यूज करें। अगर किसी में सोशल पॉलिटिकल यूज हो चुका है तो दूसरे में यूज कर कोशिश करें कि हम टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट और उसकी बात कर रहे हैं। तो जो 20-22 टर्म्स है उसमें दोनों में 6-7 डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है तो बेटर है वो। और ऐसे का ऐसा है कि लगातार आप करते रहो। प्रैक्टिस जरूर करना 2 एसेज लिखने की एक साथ 3 घंटे के टाइम फ्रेम में, क्योंकि ये मैंने पहले के अटेम्प्ट में अवॉइड किया था, तो मुझे डिस्पाइट कि टाइम है बट थोड़ा सा पैनिक हो जाता था। और जब भी आप थोड़ा सा पैनिक होंगे तो फिर आपका जो थॉट्स है वहाँ पे प्रॉब्लम होगी, आप वो उतनी क्लैरिटी से नहीं सोच पाओगे फिर। तो एसेज में ये रखना है कि आप फुल पेपर देना है। और ब्रेनस्टॉर्मिंग तो आप खूब सारी करो, मतलब खूब सारी करो। इनसाइट्स का ऐसे पर्सपेक्टिव करके यूट्यूब पे अलग अलग तरीके से लिखने का डायमेंशन है। डायमेंशन तो एक एक वो हो गया कि डायमेंशन में जब हम जा रहे हैं 20 डायमेंशन हैं, तो हम ऐसे जो लिख रहे हैं एक ऐसे हो सकता है कि हम सिर्फ डायमेंशन वाइज चल रहे हैं, लेकिन उसके बियॉन्ड भी ऐसे लिखा जा सकता है जहाँ पे आप डायमेंशन को डायरेक्टली नहीं बोलते हो। आप उसको जैसे जैसे मैं मैथ्स को भी यूज कर सकते हो आप। आपने ये नहीं सोचा होगा, ऐसे में आप मैथ्स यूज नहीं करते, बट आपका ऑप्शनल है मैथमेटिक्स, दूसरे किसी का एंथ्रोपोलॉजी है ऑप्शनल, तो वो एंथ्रोपोलॉजी के टर्म्स को यूज करता है, कई तरीके से इंट्रोड्यूस करा सकता है ऐसे में। आप एज अ मैथ्स स्टूडेंट ऐसे में मैथमेटिक्स को यूज कर सकते हैं। जैसे लास्ट ईयर मैंने एक ग्राफ बना दिया था वहाँ पे, जस्ट टू प्रूव माई पॉइंट। ऐसे का ये था, बेटर वेज देयर आर बेटर वेज ऑफ द बेस्ट, ऐसे करके कुछ था, मतलब बेटर कि बेस्ट से भी आगे कुछ और होता है। तो मैंने एक ग्राफ बना दिया था एक्स और वाई एक्सिस बना के, और वो जो हमारा इस तरीके से बनाते हैं, जो एक लाइन है ऊपर एक्स एक्सिस के पैरेलल, उसको अप्रोच कर रहा है, तो मिलेगा कभी नहीं, एजिम्प्टोट है वो, मिलेगा कभी नहीं। और हमें ये लगता रहेगा कि ये मिल रहा है, बट उसके अगला जो पॉइंट होगा, हो सकता है वो उसमें 10⁻⁻25 का डिफरेंस हो सिर्फ, लेकिन वो स्टिल वो बेटर से, उससे उस बेस्ट से बेटर है। तो मैंने ये उस ग्राफ के थ्रू ये मैथमेटिकली प्रूव करने की कोशिश की थी। इस बार भी मैंने एक जगह साइक्लिक वो बना दिया था, कि वो दिखाते हुए कि ये इस तरीके से ये चीजें हो रही हैं, कि मैं उसको लिख भी सकता था कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ फिर से ये हुआ रिकरिंग। तो उससे बेटर है कि उसको आप थोड़ा सा बना दो, तो आप प्रोबेबिलिटी है जैसे सपोज, तो आप यूज करो उसको कि प्रोबेबिलिटी वाइज ये लो है, या स्टैटिक्स का यूज कर लो कि ऐसा है, आप नॉर्मल कर्व बना दो कि। तो ये आपको अपने आप से पहले सोचना पड़ेगा कि जो भी आप पढ़ रहे हो उसको किस तरीके से यूज कर सकते हो। और जब आपने यहाँ पे कर रखा होगा तो आप वहाँ भी कर पाओगे। और आप ये इस तरीके से देखो ना कि जो एग्जामिनर है जो कॉपी चेक कर रहा है आपकी एसए की एवेल्युएट कर रहा है, वो जब सारी आंसर कॉपीज के थ्रू गो थ्रू कर रहा है और उसको अचानक से ग्राफ दिख रहा है तो उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो आपकी जो कही गई बात, सपोज आपने गांधी का ही एग्जाम्पल यूज किया है या अम्बेडकर का ही यूज किया है, वो तो पहले के लोगों ने भी यूज किया था, बट इस बार वो दिखेगा कि अच्छा ये बात कही गई है। और जब वो फाइनली आपको मार्क्स दे रहा होगा तो कहीं ना कहीं बेटर देगा। तो बेसिकली बात ये कि आप कुछ ना कुछ ओरिजिनल करो। बहुत से लोग पोएट्री वगैरह यूज करते हैं, तो पोएट्री में अब पता होनी चाहिए, पहले से होनी चाहिए, आप वहाँ पे बैठ के नहीं बनाने वाले हो, तो उस तरीके से प्रिपरेशन करनी है उसकी। कुछ चीज क्या है कि आईटी से जो होते हैं ना, के साथ ऐसा होता है कि मतलब चारों तरफ से ऐसा रहता है कि तुम आईटी से तुम्हारा हो ही जाएगा। नहीं, मतलब मेंटली इफेक्ट करता है, जैसे होते हैं ना कि प्रेशर जाएगा वो काइंड ऑफ। जैसे आपने 4 अटेम्प्ट किए ना, 5 लिए मैंने, पहले में प्रीलिम्स नहीं हुआ था। मैं भी पूछ रहा हूँ तुमने से इफेक्ट ये भी था। तो मैं ये मतलब जब फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स दे रहे थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होता है, हम लोगों ने मतलब जेई में किया ही होता है खूब, तो ये रहता है कि ये तो रुकेगा ही नहीं, मगर रुका। और मेरे साथ जितने लोग थे सबका रुका फर्स्ट अटेम्प्ट में।
तो अगले 1 साल पता ही नहीं चल रहा कि क्या कर रहा है। मतलब उसका जो शौक था कि ये ऐसा कैसे हो सकता है कि ये ऑब्जेक्टिव पेपर था और वो ही हमसे नहीं हो पाया, उसमें भी हम फेल कर गए। तो ये जो हम लोग सभी एज्यूम करते हैं कि इंटेलिजेंस और ऑल दिस, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब लेवलर है यूपीएससी, सब लोग यहाँ पे आके हम्बल हो जाते हैं। तो बहुत सारे दोस्त हैं जिनका हुआ है, बहुत सारे दोस्त हैं जो अभी भी तैयारी कर रहे हैं और किसी भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट से आना और प्रिपेयर करना, ये इस बात की गारंटी नहीं कि आपका हो ही जाएगा। सीधी-सी बात, स्टैटिस्टिकली देखो ना, इस बार 1000 सीट थी, अभी 900 का अभी आया है, बाकी रिजर्व में आएँगे, 1000 लोग हैं। आईआईटी से ही कम से कम 5000 लोग तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि डिफरेंट बैचेस मेरा 13 में बैच है। उसके बाद से तो जो पास आउट 17-18 वाले भी हो चुके हैं अब तो। उसके और मैं खुद जानता हूँ मेरे से 3-4 साल सीनियर बैचेस को, जो कर रहे हैं तैयारी। तो और ऐसे आईआईटी दिल्ली आप पहुँचोगे तो वहाँ तो हर एक दूसरा, वहाँ की लाइब्रेरी में पूरे सभी लोग कर रहे हैं तैयारी। तो अब जब सीट 1000 हैं और आप ये भी देख रहे हो कि हर एक स्ट्रीम से निकल रहे हैं लोग। डीयू से भी निकलेंगे, मेडिकल साइंसेस से भी निकलेंगे, लॉ वाले भी निकलेंगे, कॉमर्स वाले भी निकलेंगे, आर्ट्स वाले भी निकलेंगे, ह्यूमैनिटीज़ तो सब, लिटरेचर वाले भी, सभी निकलेंगे। तो आप कैसे सब कोई हो सकता है? नहीं हो सकता। कई बार और लिस्ट में कम से कम 100-150 नाम ऐसे भी होंगे जो पहले भी निकल चुके थे, दोबारा रैंक इंप्रूवमेंट के लिए दे रहे थे। तो जो फाइट है, अगर इस तरीके से देखोगे तो बहुत ही हार्ड है। बट अगर आप दूसरे तरीके से देखोगे कि अच्छा, मैथ्स में आपको ये करना है, ये आपका सिलेबस है, इतना-इतना कर लेंगे तो 280-300 नंबर आ जाएँगे। जीएस पेपर की बात करेंगे तो हमें अच्छा ये कुछ-कुछ चीज़ें हैं, अगर मैंने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, ठीक-ठाक कंटेंट लिख लिया, 100 नंबर ऑन एन एवरेज मुझे मिल जाएँगे, 400 यहाँ मिल जाएँगे। ऐसे में भी थोड़ी मेहनत कर ली और वहाँ पे 120-30 हो गया तो हो गया, सिलेक्शन ही हो गया। बट करना इज़ डिफरेंट, सोचना इज़ ईज़ी, तो वो चीज़ रहेगा। ठीक है, और कोई डाउट? नहीं ना? रैप करते हैं तो चलो, बाय-बाय।